तो फिल्म की कहानी 1989 में शुरू होती है, जहां हमें किष्किंधापुरी में सुवर्णमाया नामक रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है। रेडियो स्टेशन के अंदर एक इंसेक्ट कांच तोड़ के अंदर घुसता है। तभी इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है और ऐसे में 5 लोग आवाज का पीछा करते हुए नीचे एक कमरे में जाते हैं। वहाँ एकदम से इनके सामने 6th बंदा ऊपर से चोटिल हालत में गिरता है। देन यहाँ ढेर सारी असाधारण गतिविधियां होने लग जाती है। फिर एकदम से रेडियो ऑन हो जाता है और रेडियो से एक भूतिया आवाज इन लोगों का स्वागत करती है। देन इनके नाम बुलाती है, सेइंग कि इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद इस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में गैस भरने लगता है। जब दरवाजा खुलता है तो हम इन 6 लोगों को समाप्त पाते हैं। इनफैक्ट जो इंसेक्ट रेडियो स्टेशन के अंदर आया था वही इन लोगों के सर के आर पार चला गया था, जिससे ये लोग खत्म हुए थे। फिर इनकी लाश क्रॉस स्वास्तिक वाले सिंबल बना के सजा दी गई थी। यहीं पे इंट्रो सीन कट होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम एक ग्रुप से मिलते हैं जो कि लोगों को घोस्ट वॉकिंग टूर देता है। मतलब ऐसा ग्रुप जो कि टूरिस्ट्स को किसी हॉन्टेड स्पॉट पे लेके जाएगा और वहां की टूर देगा। इस ग्रुप में प्राइमरली 3 लोग थे, जिनके नाम है मैथिली, राघव और सुमित। नाउ राघव का एंट्री सीन कुछ ऐसा होता है, जहां एक बच्चा गलती से बंदर और उसके बच्चे को छेड़ देता है, जिससे ढेर सारे बंदर मेले में इंसानों पे हमला करने लग जाते हैं। ऐसे में राघव न सिर्फ बंदरों को गलने देता है, बल्कि वो एक बंदर के बच्चे को जलने से भी बचाता है। इससे सारे बंदर शांत होकर वापस चले जाते हैं और मेले में जो पूजा हो रहा था, वहाँ के पुजारी राघव को एक भगवान श्री राम का कड़ा देते हैं, जिससे राघव को प्रोटेक्शन मिलेगा। इस कड़ा वाली बात को आप याद रखना, क्योंकि इसका ही आगे काम होगा और इसीलिए मैंने आपको ये इंट्रो सीन बताया है। खैर, इस सब के बाद सुमित और मैथिली अपने क्लाइंट्स को निर्बंध निलायम नामक जगह पे घोस्ट वॉकिंग टूर देने जाते हैं, जहां राघव भी पहुंच चुका था। इस जगह पे पहले से ही राघव, सुमित और मैथिली सेटअप किए थे, यानी कि टूरिस्ट को जबरदस्ती डराया जा रहा था। लाइक बेड को वायर से हवा में उठाना, साउंड्स लगाना स्पीकर से जो कि भूतिया आवाज होंगे, नकली EMF मीटर रखना और उसमें रीडिंग्स दिखाना, देन एक लड़की को भूत वाले गेटअप में तैयार करना ताकि टूरिस्ट्स को डराया जा सके एंड ऑल दैट। अब इन टूरिस्ट्स के बीच एक विहारी नामक बंदा था, जो यूं तो खुद को घोस्ट हंटर बुलाता था, लेकिन वो खुद भूतों से डरता था। इनफैक्ट विहारी बार बार इनके घोस्ट वॉकिंग टूर पे आके इन्हें क्वेश्चन करता था कि ये लोग सब सेटअप करते हैं एंड टूरिस्ट के साथ फ्रॉड करते हैं। विहारी इन्हें गूगल पे खराब रिव्यूज भी देता था। जो भी हो, ये ग्रुप फिर से एक और टूर ऑर्गेनाइज करने जाता है और इसमें भी बाकी टूरिस्ट के साथ विहारी आ गया था। विहारी के अलावा यहाँ ताकी खोंदा वीरभद्रा नामक इंसान था, जो कि टूर पे इसलिए आना चाहता था ताकि वो अपने स्वर्गवासी वाइफ से मिल सके, जो कि 1 साल पहले खत्म हुई थी। देन यहाँ एक कपल थे, एक और लड़की थी और 2 मर्द थे जो कि ट्रेन ड्राइवर्स थे। विहारी यहाँ एक डब्बे से चिट निकालता है जो कि इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा, और ये जगह थी सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन। इस टूर पे राघव की टीम के साथ एक मोक्षा नाम की बच्ची भी जा रही थी, जिसका ख्याल राघव और मैथिली रखते थे। बस फिर क्या था, अगले सीन में हम सभी को वैन से सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन पहुंचते देखते हैं। ये वही जगह है दोस्तों जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में देखा था। ऑल्दो फिलहाल इस जगह की गेट पे रिलीजियस सील थी, मानो इस जगह को पूजा पाठ करके बंद किया गया है। राघव तुरंत यहाँ रखे त्रिशूल से न सिर्फ सील को तोड़ देता है, बल्कि यहाँ की लॉक को तोड़ के रेडियो स्टेशन का दरवाजा भी खोल देता है। इसी के पैरेलल में हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि पास के रेलवे ट्रैक से कोई बुरी आत्मा एक्टिव हुई है, जो कि इस पे आ चुकी है। एनीवेज, राघव यहाँ सबको अपने मन से बना के भूतिया कहानी सुनाने लगता है कि सुवर्ण और माया 2 ट्विन सिस्टर्स थी, वगैरह वगैरह। और विहारी एज यूजुअल इन्हें क्वेश्चन कर रहा था कि इनकी कहानियां झूठ है। बातों बातों में ये वहां के रेडियो को ऑन करते हैं, जिससे इनिशियली तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एकदम से रेडियो ऑन होता है और इस जगह की लाइट जलने बुझने लगती है। फिर रेडियो से वही पहले सीन वाले भूतिया औरत की आवाज आती है, जो कि डेट बताती है 9th अगस्त 1989 और दिन वेडनेसडे। फिर ये आवाज यहाँ आए सभी लोगों को वेलकम करती है, देन कहती है कि रेडियो स्टेशन का अब रीब्रॉडकास्ट शुरू होगा एंड इन द एंड ये यहाँ आए लोगों को खत्म करने की बात करती है। अब ताकि होंडा वीरभद्रा को लग रहा था कि कहीं ये उसकी पत्नी तो नहीं, लेकिन बाकी लोग समझ गए थे कि इस बार पैरानॉर्मल रियल है। ऐसे में सभी बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर इनकी वैन में आग लग चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इससे सभी डर जाते हैं और किसी तरह इस जगह से निकलते हैं। अब अगली सुबह हम इन्हें पास के ही गराज पे देखते हैं, जहाँ इनके जले हुए वैन को उठाया जा रहा था और एकदम से ये वैन नीचे गिर जाती है। इसके बाद सुमित मैथिली और राघव से डर के कहने लगता है कि कैसे इन्होंने रेडियो स्टेशन जाके गलती करी है। नाउ जिस जगह पे ये लोग थे, वहाँ एक बंदा इन्हें चाय पिला रहा था और वो सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन का नाम सुन के चौंक जाता है। बंदा क्लियरली कहता है कि जो कोई भी आज तक रेडियो स्टेशन गया है वो जिंदा नहीं बचा। ये बंदा इन सबको टर्मरिक वाटर से नहाने कहता है, देन अपने कपड़े जलाने कहता है, पंपकिन बांधने कहता है, क्योंकि शायद इन रिचुअल से ये लोग बच सके, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग भी रेडियो स्टेशन होके आए थे। बेसिकली इट वाज क्लियर कि वो जो रेडियो स्टेशन है वहाँ वाकई में कुछ तो पैरानॉर्मल है ना। उस रात हम उन 2 लोगों को देखते हैं जो कि ट्रेन चलाते थे और रेडियो स्टेशन वाली घोस्ट वॉकिंग टूर पे भी आए थे। ट्रेन चलाते वक्त इन्हें बीच रास्ते में रुकने का सिग्नल मिलता है और इसलिए दोनों ट्रेन रोकते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत इंजन
उनकी खिड़की पे इनसे कुछ खाने का मांगने आती है। इस औरत को देख दोनों डरते हैं क्योंकि इंजन काफी ऊंचा होता है। तो ये बूढ़ी औरत इतनी ऊपर तक आ कैसे गई, उसकी शक्ल खिड़की पे आ कैसे रही है? वेल, हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि बूढ़ी औरत हवा में लेविटेट कर रही थी। देन एकदम से इनके रेडियो पे उसी भूतिया औरत की आवाज आती है और ऐसे में दोनों ट्रेन चालक तेजी से ट्रेन को भगाते हैं। यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हम राघव और मोक्षा को साथ देखते हैं, जहां राघव पाता है कि मोक्षा उस रेडियो स्टेशन से एक पर्स लेके आ गई थी। इनफैक्ट सभी टूरिस्ट रेडियो स्टेशन से छोटी रेडियोज उठाए लाए थे एज सुवेनियर। अभी राघव को विहारी का कॉल आता है जो कि बताता है कि दोनों ट्रेन चालक रेलवे ट्रैक के पास समाप्त पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के राघव तुरंत घटनास्थल पे पहुंचता है जहां दोनों की लाश को इस तरह से रखा गया था, अगेन क्रॉस स्वास्तिका सिंबल बने। पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी और राघव को वहाँ की मिट्टी में कुछ अजीब दिखता है जिसे वो इग्नोर करता है। इसके बाद राघव तुरंत रेडियो स्टेशन वापस जाता है जहाँ उसे एक पुरानी न्यूज़पेपर मिलती है। देन बेसमेंट रूम में उसे कुछ सिलेंडर्स मिलते हैं जिनमें खतरनाक नर्व गैस रहा होगा। ऑल्दो फिलहाल ये सिलेंडर्स खाली थे। इतना ही नहीं, नीचे वाले कमरे में अजीब सिंबल्स भी बने हुए थे, एज इफ यहाँ पास्ट में कुछ भयानक हुआ था। वहाँ राघव को एक बहुत पुरानी टॉर्च भी मिलती है जिसे वो उठा लेता है। नाउ राघव को जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला था वो 1989 का था और ऐसे में राघव लाइब्रेरी के आर्काइव सेक्शन में जाके पुरानी 1989 वाली न्यूज़पेपर्स ढूंढता है। वहां राघव को न्यूज मिलती है कि कैसे ये रेडियो स्टेशन तबाह होकर बंद हो गया था। इससे राघव अनुमान लगाता है कि जो भी बुरी आत्मा इनके पीछे है वो जरूर उस रेडियो स्टेशन की वॉइस रही होगी और पास्ट में कुछ बुरा हुआ होगा। राघव ये भी बताता है कि यहाँ क्रॉस स्वास्तिक सिंबल का इस्तेमाल बार बार हो रहा है एंड इट्स नॉट अ रेगुलर स्वास्तिका जो कि प्योर सिंबल है। बस फिर क्या था, राघव प्लान करता है कि वो पता लगाएगा कि आखिर सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन की वॉइस कौन थी। तभी अचानक इनके घर के अंदर वो रेडियो बजने लगता है जिसे ये एज सुवेनियर उठा लाए थे और इस रेडियो में उसी भूतिया आत्मा की आवाज थी। वो कहती है कि उस रात ये 11 लोग रेडियो स्टेशन आए थे जिनमें से 2 तो खत्म हो गए हैं और अब एक एक करके बाकी 9 लोग भी निपट जाएंगे। अगला नंबर था टाकी होंडा वीरभद्रा का। राघव तुरंत पता लगाता है कि वीरभद्रा कहाँ है और फिलहाल वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे था। राघव इस जगह पे जाने के लिए निकलता है, वहीं पैरेलल में वीरभद्रा साइट पे पी के नशे में था। इस साइट पे ऊपरी माले से आवाज आती है और साइट का मैनेजर उसे उस माले पे जाके चेक करने को कहता है। वीरभद्रा ऊपर जाता है, वहाँ उसे असाधारण गतिविधियां महसूस होती है और उसे एक लाल कपड़ा भी लटकता दिखता है। वीरभद्रा इस लाल कपड़े के पास जाता है और ऑलमोस्ट नीचे गिरने से बचता है। फिर एकदम से उसे अपनी पत्नी दिखती है जो कि अपने सर पे हैमर मार रही थी और फिर वो चिल्लाते हुए वीरभद्रा को धक्का दे देती है। इससे वीरभद्रा नीचे गिर के समाप्त हो जाता है और सेम टाइम पे राघव भी वहाँ पहुंचता है जो कि उसे बचा नहीं पाया था। वीरभद्रा के खत्म होने से उसके आसपास भी खून से क्रॉस स्वास्तिक वाला सिंबल बन गया था। अब इस पॉइंट पे राघव बहुत घबरा जाता है और वो सीधा उस चाय पिलाने वाले लड़के से मिलने जाता है। राघव की मुलाकात उस लड़के की अम्मा से होती है जो कि बताती है कि 35 साल पहले इस गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग उस रेडियो स्टेशन को बनाए थे। रेडियो स्टेशन पे आवाज वेदावती नामक लड़की देती थी, लेकिन फिर एक अनहोनी हुई जिसमें न सिर्फ वेदावती खुद को समाप्त की बल्कि कुछ दिन बाद रेडियो स्टेशन के 6 फाउंडर्स भी खत्म पाए गए। तब से ही वो रेडियो स्टेशन हॉन्टेड है, बंद हो चुका है और वहाँ जो भी जाता है वो किसी न किसी तरह से खत्म हो जाता है। वहाँ से हमेशा आवाजें आती थी और ऐसे में गाँव वाले कुछ पुजारियों की मदद से उस रेडियो स्टेशन को सील करवा दिए। तब से वो जगह वीरान और हार्मलेस पड़ा हुआ है, लेकिन फिर उस सील को राघव खोल दिया और अब फिर से मौतें शुरू हो गई है। ये पता लगते राघव तुरंत मैथिली और सुमित के पास आके उन्हें ये बताता है। ये लोग उस रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं जब इनकी ग्रुप सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन गई थी और तब रेडियो स्टेशन में सबसे पहले वो 2 ट्रेन चालक एंट्री लिए थे। देन टाकी होंडा वीरभद्रा अंदर गया था और इसी ऑर्डर में देखा जाए तो लोग भी समाप्त हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री लिया था विहारी, लेकिन ध्यान से देखने पे इन्हें पता लगता है कि विहारी से पहले मोक्षा अपना एक पैर अंदर रखी थी, यानी कि हो ना हो अगली टारगेट मोक्षा ही होगी। बस फिर क्या था, राघव तुरंत मोक्षा के घर पे जाता है। वहीं मोक्षा के कमरे में असाधारण गतिविधियां शुरू थी। एक भूतिया हाथ मोक्षा को खींच लेता है। वहीं पैरेलल में राघव यहाँ पहुंच गया था जो कि मोक्षा का कमरा बंद पाता है। राघव किसी तरह स्विंग करते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है जहाँ मोक्षा लटक के खत्म होने वाली थी, लेकिन राघव उसे बचा लेता है। राघव यहाँ मोक्षा के पास से वो पर्स भी ले लेता है जो कि मोक्षा रेडियो स्टेशन से उठा ले आई थी। इस पॉइंट पे राघव सभी को बुलाता है, आई मीन जो 8 लोग बचे हैं, और वो सब को लेके रेडियो स्टेशन जाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो सभी से वो ऑब्जेक्ट्स लेता है जो कि ये लोग रेडियो स्टेशन से उठा लाए थे और फिर वो रेडियो स्टेशन के सामने जाके इन सब चीजों को जला देता है। फिर राघव चिल्ला चिल्ला के आत्मा को कन्फ्रंट करने लगता है, सेइंग कि इन सब को मत मारो क्योंकि रेडियो स्टेशन के अंदर मैं इन्हें लेके आया था, तो इन्हें बख्श दो और मुझे खत्म करो। होस्ट बिहाइंड के सामने आता है एंड काइंड ऑफ एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, वो राघव को ही हंट करेगा। और यहाँ झटके से हमें कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो आगे बताऊंगा। बेसिकली इस घोस्ट का पास्ट
पास्ट है। फॉर नाउ यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं, प्रूविंग कि वो इविल आत्मा इन्हें सुन रही है। और राघव को मोक्षा वाले पर्स में एक आदमी की फोटो भी मिलती है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स इस घोस्ट को देख भी पाते हैं, जो कि एक आदमी की घोस्ट थी, ना कि औरत की। बट द क्वेश्चन इज कि रेडियो से फिर औरत की आवाज क्यों आती है? इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। खैर, यहाँ से राघव और मैथिली सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ वो पुलिसमैन संपत से 1989 वाली कत्लों की रिपोर्ट्स मांगते हैं। ये सुन के संपत थोड़ा अजीब रिएक्ट करता है, एज इफ उसे पता हो कि 1989 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। जो भी हो, एक पुलिस वाला बताता है कि 1989 में वेदावती नाम की एक औरत किसी आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई थी, और ये रेडियो स्टेशन में 6 लोगों के समाप्त होने से पहले हुआ था। अब इससे पहले पुलिस वाला आगे कुछ बताता है, यहाँ के ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, जिससे बिजली चली जाती है। सब बिजली फिक्स करने में लग जाते हैं, और इसी बीच वो आदमी का घोस्ट राघव पे हमला करता है। राघव यहाँ उस टॉर्च का इस्तेमाल करता है जो कि उसे रेडियो स्टेशन में मिला था, और इस टॉर्च की रोशनी से ये भूत डर के भाग जाता है। इसके बाद राघव, मैथिली और सुमित मिलकर वेदावती के पिता के घर जाते हैं। वहाँ ये लोग वेदावती की माँ से भी मिलते हैं, जो कि वेदावती के गुजर जाने के बाद मेंटली स्टेबल नहीं रही। वेदावती के पिता बताते हैं कि 1989 में जब वो खुद से समाप्त हुई थी, तब 4 महीने में उसकी शादी होने वाली थी। तब से ये लोग वेदावती के कमरे में नहीं गए हैं, और अगर राघव चाहे तो कमरा चेक कर सकता है। राघव तुरंत वेदावती के कमरे में जाता है, जहाँ उसे एक ग्रुप फोटो दिखती है। ये शायद उस जगह की फोटो होगी जहाँ वेदावती पढ़ती थी, और इस फोटो के कोने में हम एक आदमी को भी देखते हैं। अब दोस्तों, ये वही आदमी है जिसकी भूत इन्हें परेशान कर रही है। बट द क्वेश्चन इज कि ये आदमी है कौन? वेदावती के पिता को तो उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वो राघव को उस टीचर से मिलने बोलते हैं जो कि इस फोटो में थे, यानी जो वेदावती को और इस लड़के को भी पढ़ाते थे। मतलब टीचर को जरूर मालूम होगा कि वो लड़का कौन है। बस फिर क्या था, राघव, मैथिली और सुमित इस टीचर का पता लगा के उनसे मिलने जाते हैं, और इनका नाम भूषण सर था। भूषण सर फिलहाल एक म्यूजिक शॉप चलाते थे, और भूषण सर को इस लड़के के बारे में सब पता था। भूषण बताते हैं कि ये उनके ही क्लास का एक लड़का था जिसका नाम विश्रव पुत्र था, और वो हिस्ट्री और एपिक में काफी इंटरेस्ट रखता था। उसका जन्म एक ऐसी इविल रात को हुआ था जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था। जन्म से ही उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ था, यानी वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, दिव्यांग था। उसे रिकेट्स की बीमारी थी और इसका कोई इलाज भी नहीं था। और ऐसे में विश्रव पुत्रा के पिता उसे बचपन से ही हेट करने लगे। लेकिन विश्रव पुत्रा की माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो अपनी माँ के साथ समय बिताता, चेस खेलता, और इन जनरल वो माँ के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन विश्रव पुत्रा के पिता उसकी माँ को धक्का दे देते हैं, और ऐसे में विश्रव पुत्रा अपने पिता पे ही हाथ उठा देता है। वो कुछ भी सह सकता था, लेकिन कोई अगर उसकी माँ पे हाथ उठाए, ये उससे कतई बर्दाश्त नहीं होता। अब इस पूरी घटना के कारण विश्रव पुत्रा के अंकल उसे भूषण सर के यहाँ पढ़ने भेज देते हैं। विश्रव पुत्रा वहीं पढ़ने लिखने लगा, और वो हमेशा क्रॉस स्वास्तिक बनाता था। ऐसे ही वो बड़ा हुआ, और एक दिन गाँव में अनाउंसमेंट हो रही थी कि पास में रेडियो स्टेशन ओपन हुआ है, जिसके लिए उन्हें एक आवाज चाहिए थी। अब विश्रव पुत्रा की आवाज थोड़ी पतली थी, और ऐसे में भूषण और उसकी माँ उससे कहते हैं कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। विश्रव पुत्रा को भी अपनी वॉइस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, और ऐसे में वो अपनी वॉइस सैंपल भेजता है, और रेडियो वालों को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है। फाइनली रेडियो पे अनाउंस होता है कि विश्रव पुत्रा ही इस रेडियो स्टेशन का नया होस्ट होने वाला है। विश्रव इससे बहुत खुश था, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि उसके क्लास में ही वेदावती नाम की एक लड़की थी, जिसका फियांसे इस रेडियो स्टेशन का वन ऑफ द ओनर्स था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब गाँव में पोस्टर्स लगने वाले थे कि कौन इस रेडियो का वॉइस होगा, और पोस्टर में समहाउ वेदावती का नाम था और उसकी फोटो थी, यानी समहाउ विश्रव को वेदावती से रिप्लेस कर दिया गया था, और इससे विश्रव का दिल बैठ जाता है। गुस्से में वो रेडियो स्टेशन के 6 ओनर्स को कन्फ्रंट करने गया, लेकिन फिर वो कभी वापस दिखा ही नहीं। अब ये सब सुन के राघव और मैथिली गेस करते हैं कि जरूर वो 6 ओनर्स मिलकर विश्रव को खत्म कर दिए होंगे, और इसलिए अब विश्रव की आत्मा सबसे बदला ले रही है। इनफैक्ट विश्रव का भूत फिल्म के स्टार्ट में जिन 6 लोगों को रेडियो स्टेशन में मारा था, वो 6 लोग इस जगह के ओनर्स ही थे। अब दोस्तों, जैसा कि वीडियो के टाइटल में मैंने बताया है, फिल्म की कहानी में काफी ट्विस्ट्स हैं, जो कि अब इस पॉइंट से शुरू होंगे। तो यहाँ से आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, विश्रव पुत्रा को मैं विश्रव करके बोल रहा हूँ, क्योंकि वो काफी लंबा नाम है। खैर, तो ये कहानी जानने के बाद राघव, मैथिली और सुमित फिर से रेडियो स्टेशन जाने लगते हैं, और रास्ते में इनकी कार से एक कुत्ता ठुक जाता है। ये लोग तुरंत कुत्ते को चेक करने जाते हैं, और कुत्ता जहाँ पे गिरा था उस जगह पे शमशान थी। इस शमशान में भूषण सर का भी कब्र था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि भूषण सर तो ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। देन ये लोग अभी किससे बात करके आए? टर्न्स आउट ये लोग विश्रव से ही बात करके आए थे, जो कि भूषण सर के भेष में इन्हें अपनी अच्छी कहानी सुना रहा था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। जो भी हो, यहाँ विश्रव का भूत इन पे हमला करता है, और इसी भाग दौड़ में मैथिली के हाथ से वो टॉर्च गिर के टूट जाता है, जिससे विश्रव का भूत डरता था। यानी अब इनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि ये टॉर्च लक्ष्मण रेखा की तरह थी, जो कि अब नहीं रही। ये तीनों कार में भागते हैं, लेकिन इनके कार के रेडियो पे विश्रव की आवाज आती है, जो कि इनसे कह रहा था कि ये लोग बच के भाग नहीं सकते। तभी एकदम से एक ट्रक इनकी कार को ठोक देती है, और इस एक्सीडेंट में सबको चोट आती है, लेकिन
मैथिली को थोड़ी ज्यादा चोट आती है। नाउ एक्सीडेंट के दौरान राघव को एक फ्लैशबैक भी आता है जहां बचपन में उसका ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था। राघव अपने पापा के साथ स्कूटर पे जा रहा था जब स्कूटर एक ट्रक से ठुक जाती है। इस एक्सीडेंट में राघव तो सब्जी वाले के पास जाके गिरा जिससे उससे चोट नहीं आई, लेकिन राघव के पिता नहीं बचे। इनफैक्ट वहां खड़ा एक आदमी भी चोटिल होकर समाप्त हो गया। कमिंग टू प्रेजेंट, अगले सीन में हम राघव को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां मैथिली एडमिटेड थी और राघव मैथिली के चोटिल होने से बहुत ज्यादा परेशान था। राघव मैथिली को सांत्वना देता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद राघव को ध्यान आता है कि जो बैक स्टोरी उसे भूषण सर यानी कि भूषण सर के रूप में जो विश्रव था उससे पता चली है, उसमें यह बताया गया कि वेदावती के सिलेक्शन वाली पोस्टर 28 जुलाई 1989 को लगी थी। उसी दिन विश्रव रेडियो स्टेशन गया था और वापस नहीं आया, लेकिन फिर रेडियो स्टेशन के ओनर्स 9 अगस्त को समाप्त हुए थे। इन दो इंसिडेंट्स में तकरीबन 12 दिन का गैप है, यानी इस 12 दिन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे विश्रव की आत्मा अब इतनी रिवेंजफुल बन चुकी है। अब इसी बीच विश्रव की आत्मा हॉस्पिटल आके मैथिली को पजेस कर लेता है और वो मैथिली से कहता है कि जरूर राघव के पास किसी तरह का प्रोटेक्शन है क्योंकि वो उसके हर अटैक से समहाउ बच जा रहा है। ये प्रोटेक्शन और कुछ नहीं बल्कि राम जी वाला वो कड़ा था। जी हाँ दोस्तों, वही कड़ा जो कि राघव को मूवी के स्टार्टिंग सीन में पुजारी जी से मिला था, इसलिए मैंने आपको कहा था उसे याद रखना। याद है ना, मेले में लोगों को राघव बंदरों से बचाया था एंड ऑल। तो हाँ, इसीलिए विश्रव अब मैथिली को पजेस करने आया था क्योंकि मैथिली ही राघव की कमजोरी बन सकती है। सो यस, मैथिली पूर्णतः पजेस हो जाती है और इस पॉइंट तक राघव ये भी रिड्यूस कर लिया था कि विश्रव उस पे ज्यादा हमला करता है जो उससे डरते हैं, और क्योंकि मैथिली डरती है तो वो जरूर उसके पीछे जाएगा। राघव फौरन मैथिली के कमरे में जाता है लेकिन वो तो गायब थी। दूसरे वार्ड में जाने पर राघव को मैथिली पजेस्ड हालत में मिलती है जहां वो कमरे की छत से लटक रही थी। मैथिली राघव पे हमला भी करती है लेकिन राघव तुरंत पास में रखा सेडेटिव मैथिली में इंजेक्ट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब हॉस्पिटल में ही राघव को गैस सिलेंडर्स दिखते हैं जिससे उसे याद आता है कि उसे रेडियो स्टेशन में भी कुछ टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स मिले थे। राघव तुरंत पता लगाता है कि इस एरिया में इस टॉक्सिक नर्व गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी कौन करता है एंड देन वो उस फैक्ट्री में जाता है। ये फैक्ट्री सुरेंद्र नामक इंसान का था और राघव उसे खोजने लगता है क्योंकि जरूर सुरेंद्र को आइडिया होगा कि आखिर रेडियो स्टेशन में टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स क्यों मंगवाए गए थे ड्यूरिंग 1989। यहाँ सुरेंद्र के वर्कर्स राघव पे हमला कर देते हैं लेकिन राघव सबको कूट देता है। देन वो सुरेंद्र को पकड़ लेता है और इस जगह पे गैस लीक कर देता है। मतलब अगर सुरेंद्र सच नहीं बताएगा तो ये दोनों यहाँ समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में सुरेंद्र के पास कोई और उपाय नहीं बचता एक्सेप्ट कि वो राघव को सब सच बता दे। तो हाँ, अब सुरेंद्र बताएगा कि 1989 के दौरान एक्चुअली में क्या हुआ था। तो सुरेंद्र का भाई वाली अपने 5 दोस्तों के साथ रेडियो स्टेशन खोला था। वाली को वेदावती से प्यार था और जल्द ही इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन विश्रव उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ना सच्चाई ये थी कि विश्रव कभी भी रेडियो के वॉइस के लिए सिलेक्ट हुआ ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो एज भूषण झूठ बोला था क्योंकि सच्चाई ये थी कि विश्रव ऑडिशन देने पे रिजेक्ट हुआ था। वहीं असल में वेदावती ही सिलेक्ट हुई थी और उसकी ही पोस्टर भी लगी। लेकिन इस बात से विश्रव इतना गुस्सा हुआ कि वो एक दिन रेडियो स्टेशन गया और वहां वेदावती पे हमला कर दिया। ऐसा वैसा हमला नहीं, रादर वो वेदावती के वस्त्र निकाल दिया। फिर वो उसकी साड़ी पहन के रेडियो स्टेशन के अंदर गया और 6 फाउंडर से लड़ने लगा। 6 लोग विश्रव को पीटे और बंदी बना लिए। वहीं वेदावती नग्न हो चुकी थी और वो गांव में भागी जिससे सब उसे देखे और उसकी काफी बदनामी हुई। इसी बदनामी के कारण वेदावती गलत कदम उठाई थी आफ्टर सम डेज। और इस गुस्से में वाली, जो कि वेदावती से शादी करने वाला था, वो विश्रव को रेडियो स्टेशन के नीचे वाले कमरे में बंद करके रखा। देन वो सुरेंद्र से टॉक्सिक गैस लेके आया और धीरे धीरे इस कमरे में गैस छोड़ने लगा ताकि विश्रव तरफ तरफ के खत्म हो। वो विश्रव की आंख में टॉर्च मारता था और ये वही टॉर्च है दोस्तों जिससे विश्रव डरता भी है। ऐसे ही गैस की डोसेज बढ़ाते बढ़ाते एक दिन विश्रव समाप्त हो गया एंड दैट डे वाज अराउंड 9 अगस्त। ये लोग विश्रव की लाश को किष्किंधापुरी रेलवे स्टेशन के नजदीक दफना दिए और समाप्त होते विश्रव भूत बन के आए और इन 6 फाउंडर्स को निपटा दिया। यानी कि दोस्तों विश्रव के साथ भले गलत हुआ था लेकिन विश्रव खुद भी इविल था, जहां वो वेदावती की जिंदगी बर्बाद कर दिया था बिना किसी रीजन के, और खत्म होने के बाद तो वो कईयों की जान ले रहा है। दरअसल विश्रव की माँ तो उसे जन्म देते ही खत्म हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, विश्रव को बस उसके पिता पाले थे जो कि उसे उतना पसंद नहीं करते थे। विश्रव हमेशा अकेला रहता था और नॉन लिविंग थिंग से बातें करता था। एक दिन उसे घर के संदूक में एक मिरर मिलता है और वो इस मिरर से बातें करने लगा। उसे ऐसा लगा कि मिरर में उसकी माँ उससे बात कर रही है और उसे अपने पास बुला रही है, प्यार दे रही है। तब से विश्रव हमेशा उस मिरर के साथ ऐसे रहता मानो ये मिरर नहीं बल्कि उसकी माँ है। मिरर के साथ चेस खेलना, घूमना, खाना खाना एंड ऑल दैट, ये सब विश्रव के पिता देख रहे थे और गुस्से में एक दिन वो उसके मिरर को फेंके थे। जी हाँ, ये वही सीन है जो कि हमें पहले ऐसा दिखाया गया था मानो वो विश्रव की माँ को धक्का दिए थे, लेकिन एक्चुअल में वो उसके मिरर को फेंके थे। वो अलग बात है कि विश्रव को ये लगा कि यहाँ उसकी माँ पे हाथ उठाया गया है क्योंकि उसके लिए ये मिरर ही उसकी माँ थी, और ऐसे में विश्रव अपने पिता पे हाथ उठाया था। सिर्फ हाथ नहीं उठाया बल्कि उन्हें समाप्त ही कर दिया था। इसी घटना के बाद विश्रव को भूषण सर के स्कूल में उसके अंकल छोड़ के आ गए। इन शॉर्ट विश्रव मेंटली स्टेबल कभी से नहीं था और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें किया। सुरेंद्र ये भी बताता है कि
आखिरी बार उसे अगस्त्या आश्रम के पुजारी कैद किए थे और वही लोग वापस से विश्रव को कैद कर सकते हैं। बस फिर क्या था, राघव और सुरेंद्र तुरंत अगस्त्या आश्रम जाते हैं और वहाँ के मेन पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि जिन्होंने पहले विश्रव को कैद किया था उनका नाम शर्मा जी था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुजारी जी राघव के हाथ में रुद्राक्ष रख के सारी कहानी समझ जाते हैं और वो राघव की मदद करने की ठान लेते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि विश्रव भले खत्म हो गया था लेकिन उसकी मिरर अब भी इस दुनिया में है जिससे वो काफी अटैच्ड है। शर्मा जी यानी जो पुराने पुजारी थे वो रेडियो स्टेशन को ही सील कर दिए थे जिससे विश्रव की आत्मा अंदर जाके मिरर हासिल नहीं कर सकती थी। अब जिस दिन राघव और उसकी घोस्ट वॉकिंग टीम सील को तोड़ के रेडियो स्टेशन के अंदर गई उस दिन इन्हें ये मिरर दिखा भी था। जी हाँ दोस्तों, मैथिली को मिरर दिखा था जिसपे एक कीड़ा देखकर वो मिरर को फेंकी और सभी लोग मिलके मिरर को तोड़ दिए। ना विश्रव के लिए मिरर नहीं बल्कि उसकी माँ जैसी थी और इससे विश्रव गुस्सा हो गया, इसलिए वो इन सबको चुन चुन के खत्म करना चाहता है क्योंकि उसके हिसाब से इन लोगों ने उसकी माँ को खत्म कर दिया। पुजारी जी बताते हैं कि अब विश्रव को सिर्फ त्रय विद्या से खत्म किया जा सकता है। त्रय विद्या बोले तो इंसान की 3 एनर्जीज होती है विच आर डिजायर, स्पिरिट और एक्शन। इन तीनों को जोड़ के ही आत्मा बनती है और फिलहाल विश्रव की ये तीनों एनर्जीज अलग है। तो अगर विश्रव की इन तीनों एनर्जीज को एक कर दिया जाए तो फिर उसे इस दुनिया से मुक्त किया जा सकता है या कैद किया जा सकता है। अब इन 3 एनर्जीज को एक कैसे किया जाए? वेल, विश्रव की हर एक एनर्जी किसी चीज से जुड़ी होगी और उन चीजों को ढूंढना होगा। ये काम कल सुबह 5:14 से पहले करना होगा क्योंकि उस टाइम के बाद उत्तरायण खत्म होकर दक्षिणायन शुरू हो जाएगा और दक्षिणायन शुरू होते ही विश्रव की पावर्स बढ़ जाएगी और फिर उसे रोका नहीं जा सकता। बस फिर क्या था, राघव पहले तो मैथिली को रेडियो स्टेशन लाता है जहाँ पुजारी अपने सहयोगियों के साथ मैथिली को बांध के पानी में कैद करते हैं। जी हाँ, मैथिली अभी तक पजेस्ड है विश्रव से। देन राघव ऑब्जेक्ट्स ढूंढने जाता है, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि विश्रव के डिजायर, स्पिरिट और एक्शन को सिंबलाइज करते हैं। ये लोग कई जगह ढूंढते हैं लाइक रेडियो स्टेशन, रेलवे ट्रैक, देन विश्रव का जो ओरिजिनल पुराना घर था वहाँ, और घर पे इन्हें वो चेस सेट मिलता है जिसपे विश्रव बचपन में खेलता था। देखा जाए तो विश्रव इसी के साथ अपना बचपन बिताता था, यानी ये उसके स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। देन रेडियो स्टेशन के टावर के ऊपर जो रेडियो थी वो उसके डिजायर को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि विश्रव का मन था कि वो रेडियो जॉकी बने। राघव इन दोनों चीजों को कलेक्ट करता है और इस सब के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती है लाइक घर के बाहर विश्रव एक भ्रम पैदा करता है एज इफ कोई जल रहा हो, लेकिन राघव इसे इग्नोर करता है। देन टावर से रेडियो लेते वक्त टावर ही गिर जाता है जिसमें सुरेंद्र और सुमित चोटिल भी होते हैं, लेकिन राघव हार नहीं मानता और किसी तरह रेडियो हासिल कर लेता है। स्टिल इन्हें तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं मिला था जो कि विश्रव के एक्शन को रिप्रेजेंट करे। राघव 2 ही ऑब्जेक्ट लेके रेडियो स्टेशन जाता है जहां मैथिली पजेस्ड हालत में थी और वो अब पानी वाले कैद से आजाद होकर सब पे हमला कर देती है। कोई भी पजेस्ड मैथिली को रोक नहीं पाता, इनफैक्ट मेन पुजारी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मैथिली राघव पे हमला करती है लेकिन राघव की राम जी वाली कड़ा उसकी रक्षा करती है। राघव तुरंत मैथिली को पकड़ता है और ये कड़ा उसके हाथ में डाल देता है। इससे मैथिली तो कंट्रोल में आ जाती है लेकिन ये विश्रव की आत्मा राघव को ही पजेस कर लेती है। ऐसे में हमें राघव का कॉन्साइंस दिखाया जाता है जहां राघव की रियल स्पिरिट और पजेस स्पिरिट में लड़ाई होती है। पजेस स्पिरिट का रूप भी भले राघव जैसा था लेकिन उसके अंदर थी विश्रव की आत्मा, और पजेस स्पिरिट ये बोल के राघव के ओरिजिनल स्पिरिट को गिल्टी फील करवाती है कि उसके पिता की मौत उसके कारण ही हुई। कैसे? वेल, जब स्कूटर पिन का एक्सीडेंट हुआ था तब बच्चा राघव जिद किया था कि वो एक्सेलरेटर घुमाएगा। ऐसे में राघव के पापा उसे हैंडल संभालने दे दिए, वो एक्सेलरेटर घुमाने लगा और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। राघव इसके लिए गिल्टी फील करता है और विश्रव कहता है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि दोनों ने अपने पिता को खत्म किया। लेकिन ये बात गलत है क्योंकि राघव का केस एक एक्सीडेंट था, मतलब अनजाने में हुआ था। वहीं विश्रव तो अपनी हाथों से ही अपने पिता को समाप्त किया था। विश्रव की राघव रूपी आत्मा खुद को अहम मृत्यु कह रही थी और ऐसे में जो रियल राघव था, मतलब हमारे वर्ल्ड में, वो अपने ही शरीर को हर्ट कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट पे राघव की आत्मा थोड़ी कंट्रोल में आती है और राघव इविल स्पिरिट पे हमला करके उसके गर्दन की एक ताबीज निकाल लेता है जिससे स्पिरिट गायब होती है। अब यहाँ आता है एक और ट्विस्ट जिससे हमें पता चलता है कि विश्रव की माँ के पेट में जब विश्रव था तब वो यही ताबीज हमेशा पहनी रहती थी। अब वो तो विश्रव को जन्म देते ही खत्म हो गई थी और तब से विश्रव ये ताबीज पहनता था और यही ताबीज कनेक्टेड है उसके एक्शन से। ये जानते ही राघव थोड़े होश में आके इस ताबीज के बारे में मैथिली को बताता है। मैथिली फौरन नीचे उस गैस वाले कमरे में जाती है जहां उसे ताबीज मिल भी जाती है। यानी कि दोस्तों अब इनके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए थे और ऐसे में पुजारी जी तीनों ऑब्जेक्ट्स को आग में डाल के रिचुअल करते हैं। इससे राघव जो कि वापस पजेस्ड हो गया था वो कैद हो जाता है। फिर ये लोग राघव के शरीर से विश्रव की आत्मा को निकालते हैं और एक कलश जैसे डिवाइस से कुछ तो शाइनी ऑब्जेक्ट निकलता है पत्थर जैसा, उसके अंदर ये लोग विश्रव की आत्मा को कैद करके कलश को क्लोज करते हैं। सो यस, राघव बच गया था, इनफैक्ट मैथिली भी ओके थी और अब किसी पे खतरा नहीं था क्योंकि विश्रव की आत्मा फाइनली कैद हो चुकी थी। इसके बाद कहानी कुछ समय बाद की आती है जहां राघव और मैथिली एक ट्रिप पे आए हैं टू रिलैक्स देमसेल्व्स। मतलब इतना कुछ लाइफ में हुआ है तो थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन राघव अब भी परेशान है
क्यों? क्योंकि राघव का मानना है कि विश्रव खुद इतना इविल नहीं हो सकता, जरूर कुछ उसे इन्फ्लुएंस कर रही थी। इस पॉइंट पे आता है एक और ट्विस्ट। हमें दिखाया जाता है कि जब किड विश्रव मिरर में अपनी माँ को देख रहा होता था तो वाकई में उसकी माँ की स्पिरिट उसके पीछे खड़ी होती थी जो कि इविल दिख रही थी। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जिसके मोबाइल फोन पे एक कॉल आता है, लेकिन कॉल उठाने पे उसे बस स्टैटिक साउंड्स आते हैं। फिर ये आदमी घर के टेबल फैन को ऑन करता है एंड एज व्यूअर्स हम घर में इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन और स्पार्क्स वगैरह देख पाते हैं। फिर एकदम से टेबल फैन टूटता है और उसका ब्लेड इस आदमी को लगता है, जिससे ये आदमी वहीं खत्म हो जाता है। इसके ठीक बाद इस आदमी का मोबाइल फोन एकदम तेजी से डिस्चार्ज होता है। अब ये आदमी कौन था, इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। यहाँ से कहानी क्लीमेंट नामक रिटायर्ड प्रोफेसर पे शिफ्ट करती है जिनका काफी साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मतलब वो साइंस को सर्वोपरि मानते हैं। क्लीमेंट से मिलने एंटनी नाम का एक आदमी आता है जिसका कहना था कि उसके कलीग के साथ एक अजीब सी घटना हो रही है और उसी मामले में एंटनी को क्लीमेंट की मदद चाहिए। ऐसे में क्लीमेंट एंटनी से उस अजीब अनएक्सप्लेनेबल घटना के डिटेल्स मांगते हैं और एंटनी बताना शुरू करता है। सो एंटनी का काम सीसीटीवी कैमरा बेचने का एंड इंस्टॉल करने का है और एंटनी के साथ उसकी टैलेंटेड कलीग तेजस्विनी काम करती है। तेजस्विनी एक ऐसी लड़की है जो कि सुबह उठते ही सेल्फी लेती है, देन अपने लाइफ के हर मोमेंट की फोटो कैप्चर करती है, साथ ही उन फोटोज को सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करती है। इन शॉर्ट तेजस्विनी फोन से एडिक्टेड है, हमेशा फोन में ही रहती है और वही उसकी दुनिया है। तेजस्विनी की एक दोस्त भी है जिसका नाम सफिया है और सफिया को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका लिंक कहानी में आगे है। खैर एक दिन तेजस्विनी किसी डॉक्टर मनोज के हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास डालने का प्रपोजल लेके जाती है और ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी डील थी जिससे एंटनी और तेजस्विनी काफी खुश होते हैं। इसके बाद तेजस्विनी अपने पेरेंट्स के घर जाती है और वहां हम समझ पाते हैं कि तेजस्विनी और उसके भाई बिजेश की बातचीत बंद है। क्यों? क्योंकि तेजस्विनी का भाई बिजेश उसके लिए अपनी गारंटी पे अपने ऑफिस से लोन लिया था और तेजस्विनी इस महीने लोन की किस्त नहीं चुकाई, जिससे बिजेश की ऑफिस में काइंड ऑफ बदनामी होगी। तो इसी बात पे दोनों में थोड़ी अनबन है और इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि तेजस्विनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ ठीक नहीं है। अब उस रात तेजस्विनी अपने पेरेंट्स के साथ मंदिर में मुडियत्तम रिचुअल देखने जाती है और वो ये सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। इसी बीच एक लेडी जो कि थोड़ी बीमार थी और इस रिचुअल का हिस्सा थी, वो तेजस्विनी को धक्का दे देती है जिससे तेजस्विनी का फोन गिर के टूट जाता है। ऐसे में अगले दिन तेजस्विनी ऑफिस में एंटनी और उसके असिस्टेंट बशीर के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो फॉर टाइम बीइंग एक सस्ता फोन ले लेगी और अगले महीने हॉस्पिटल वाली डील फुली क्लोज हो जाएगी, उससे पैसा आ जाएगा, तब वो कोई बढ़िया फोन लेगी। ऑनलाइन सर्च करते हुए तेजस्विनी को लीजा कंपनी का एक फोन मिलता है जिसके स्पेक्स मस्त थे और फोन का दाम सिर्फ 4500 रुपए था। वो फौरन इस फोन को ऑर्डर कर देती है। कुछ ही समय में फोन डिलीवर भी हो जाता है और तेजस्विनी सबसे पहले फोन में एक सेल्फी लेती है। उसे लगता है कि फोन का फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फोन की बैटरी लाइफ तो मस्त थी, डिस्चार्ज ही नहीं हो रही थी। अब जब तेजस्विनी फोन ऑपरेट कर रही होती है तो उसके आसपास लाइट्स थोड़ी फ्लिकर करती हैं। इतना ही नहीं, उस रात 3:14 पे जब फोन प्लग्ड इन होता है तो वॉल सॉकेट में स्पार्क्स होते हैं और तेजस्विनी उठ के जब चार्जिंग ब्रिक को रिमूव करने का सोचती है तो उसे शॉक लगता है। फिर अगले दिन तेजस्विनी डॉक्टर मनोज के ऑफिस में सीसीटीवी लगवाने जाती है, जहां मनोज एकदम से तेजस्विनी के शोल्डर पे गलत तरीके से टच करता है। ऐसा होते तेजस्विनी उस पर चिल्लाना शुरू करती है एंड डॉक्टर मनोज वाज लाइक कि कल रात तेजस्विनी ही तो उसे फोन पे फ्लर्टी मैसेजेस कर रही थी। दिस वाज शॉकिंग क्योंकि मनोज के फोन में तेजस्विनी के वाकई में मैसेजेस थे, लेकिन तेजस्विनी के फोन में ऐसे कोई मैसेजेस नहीं थे, ना ही वो ऐसा कोई मैसेज की थी। इससे तेजस्विनी को लगता है कि शायद उसका फोन ही खराब है, इसलिए वो लोकल शॉप से दूसरा फोन लेके उसमें अपना सिम डाल लेती है। बट टू अ सरप्राइज उस रात तेजस्विनी का लीजा कंपनी वाला फोन ही रिंग करता है, जबकि सिम तो दूसरे फोन के अंदर था। इस पॉइंट तक तेजस्विनी लीजा फोन से परेशान हो चुकी थी और वो उसे मंदिर के पास वाले तालाब में फेंक आती है। तेजस्विनी के ऐसा करते ही उसके हैंड पे रैशेस आने लगते हैं। बट व्हाट वाज मोर शॉकिंग कि एक दूसरा आदमी तेजस्विनी के पास उसका लीजा फोन वापस करने आता है। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी का कहना था कि उसे ये फोन मंदिर की सीढ़ियों पे मिला और क्योंकि फोन में तेजस्विनी की फोटो ही एज वॉलपेपर लगी है तो इससे वो समझ गया कि ये फोन तेजस्विनी का है। अब दोस्तों यहाँ एक और शॉकिंग बात ये है कि तेजस्विनी अपने लीजा फोन में स्टीव जॉब्स की फोटो लगाई थी एज वॉलपेपर, ना कि अपनी। तेजस्विनी यहाँ वापस फोन की वॉलपेपर स्टीव जॉब्स वाली लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में एरर आने लग जाता है, यानी वॉलपेपर तो तेजस्विनी का ही रहेगा। ऑल्सो फोन हाथ में वापस लेते ही तेजस्विनी के जो रैशेस थे वो अपने आप गायब हो जाते हैं। इसके बाद तेजस्विनी फोन को वॉशिंग मशीन में डाल देती है, लेकिन फोन को कुछ नहीं होता। दिन वो रात में सड़क पे फोन फेंकती है तो वो खुद ही फोन से चिपक जाती है। इनफैक्ट एन मौके पे अगर वो अपने आप फोन से अलग ना हुई होती तो एक ट्रक उसे ठोकर मार देता। ऐसे में तेजस्विनी फोन को सड़क पे ही छोड़ के घर आती है, लेकिन फोन से दूर होते ही उसे ढेर सारे रैशेस आने लग गए थे। इसलिए तेजस्विनी वापस फोन सड़क से उठा लाती है और फोन के कांटेक्ट में आते ही वापस से उसके शरीर पे आए रैशेस गायब हो जाते हैं।
इस पॉइंट पे तेजस्विनी हथौड़ा से फोन पे मार के उसके स्क्रीन को क्रैक कर देती है, लेकिन ये क्रैक अपने आप ठीक हो जाता है। इनफैक्ट क्रैक शेप का कट तेजस्विनी के चेहरे पे लग जाता है, यानी कि अगर तेजस्विनी इस फोन को डिस्ट्रॉय करने का सोचेगी तो चोट उसे ही आएगी। तेजस्विनी ये सब बात एंटनी और बशीर को बताती है, जिसके बाद बशीर उसे एक झाड़ फूक करने वाले इंसान के पास ले गया, लेकिन वहां भी फोन काफी एबनॉर्मली बिहेव किया, लाइक रिचुअल वाले अंडे के योक में ब्लड जैसा शेप आना, आसपास सभी फोन अपने आप रिंग होना, तेजस्विनी का लीजा फोन रिंग और वाइब्रेट होते हुए उछलने लग गया था, एंड इवन बशीर पे इनडायरेक्ट हमला हुआ। इन सबसे तंग आकर तेजस्विनी पता लगाती है कि आखिर इस फोन का सेलर कौन था, और यहाँ तेजस्विनी को फिलिप थाडियन के बारे में पता चलता है, हु वाज द ऑनलाइन सेलर। वो फिलिप को कॉल लगाती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वहीं हम भी उसको फिलिप दिखाया जाता है, जो कि ऑनलाइन सेलिंग का काम कर रहा था, और उसके पास भी लीजा कंपनी की ही एक फोन थी। एकदम से फिलिप के घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस माल फंक्शन करते हैं, एंड देन लीजा फोन उसके चेस्ट से चिपक जाता है, जिससे फिलिप का जो पेस मेकर था वो माल फंक्शन कर जाता है। अंततः फिलिप खत्म हो जाता है, और फिर लीजा फोन की बैटरी अपने आप 100 से 0 हो जाती है। अब अगले दिन एंटनी और तेजस्विनी फिलिप का एड्रेस निकाल के उसके घर आते हैं, और वो पाते हैं कि फिलिप तो पिछली रात ही इस दुनिया में नहीं रहा। तेजस्विनी यहाँ फिलिप के घर पे भी ठीक अपने जैसा ही एक लीजा फोन देखती है, जो कि ब्रोकन था। अब इस पॉइंट पे तेजस्विनी नोटिस करती है कि वो जब भी अपने फोन में सेल्फीज लेती है, तो उन सेल्फी फोटोज में एक रैंडम नंबर कहीं ना कहीं होता है, और ये नंबर 21 या उससे छोटा नंबर होता है। तेजस्विनी यहाँ फिलिप की सोशल मीडिया फोटोज को चेक करती है, और वो पाती है कि फिलिप भी उसकी तरह रोज फोटोज डालता था, एंड फिलिप के रीसेंट फोटोज में रैंडमली कुछ नंबर्स थे। तेजस्विनी इंस्टेंटली एक सेल्फी लेती है, एंड अगेन इस सेल्फी में नंबर 16 था ऑन द वॉल, लेकिन रियलिटी में वॉल पे कोई नंबर नहीं था। नाउ फिलिप की जो लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट थी उसमें नंबर 1 था, और तेजस्विनी का दिमाग क्लिक करता है। दरअसल फोटोज में जो नंबर दिखता है वो रैंडम नंबर्स नहीं है, रादर ये लीजा फोन नंबर्स के थ्रू अपने ओनर को बता रहा होता है कि वो इतने दिन ही जिएगा। तभी तो फिलिप का जब काउंटडाउन 1 पे पहुंच गया तो वो समाप्त हो गया, और फिलहाल तेजस्विनी के फोटो में नंबर 16 है, यानी उसके पास 16 दिन और है जीने के लिए। बाय द वे ये काउंटडाउन 21 से ही शुरू होता है, और क्यों ऐसा होता है वो आपको आगे पता चलेगा। ये सब पता लगने के बाद तेजस्विनी फाइंड आउट करती है कि आखिर सेलर फिलिप ने किसको ये लीजा फोन बेचा था, और रिकॉर्ड से उसे किसी फिरोज का नाम मिलता है। तेजस्विनी फिरोज से मिलने जाती है, जो कि एक्चुअली में तेजस्विनी की दोस्त सफिया का होने वाला पति है, इसलिए मैंने आपको सफिया को याद रखने कहा था। खैर फिरोज के पास भी एक लीजा फोन था, और उसे भी रैशेज आए थे जब वो फोन को दुकान में दिया था, लेकिन फिरोज इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फिरोज को इन जनरल भी एलर्जी की प्रॉब्लम थी। तेजस्विनी फिरोज को फोन के बारे में कुछ नहीं बताती, रादर उसे एक सेल्फी लेने कहती है। इस सेल्फी के बैकग्राउंड में छोटा सा एक नंबर 3 आया था, यानी कि फिरोज तो शायद 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो यस, यहाँ तक की कहानी एंटनी क्लीमेंट को सुनाता है, और वो क्लीमेंट से कहता है कि उसने तेजस्विनी को भी यहाँ बुलाया है ताकि क्लीमेंट इनकी फोन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब क्लीमेंट, जो कि काफी साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, वो इन सब चीजों को कोइंसिडेंस बताते हैं। आई मीन वो इस सुपरनैचुरल बातों को नहीं मान रहे थे, और सब कुछ को साइंस की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। स्टिल वो तेजस्विनी के आने के बाद उसके फोन के डेटा को अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेते हैं। उन्हें यहाँ एक फोन का हिडन फोल्डर मिलता है, जिसमें एक बंदे की कुछ लॉग वीडियोस थे, जैसे व्लॉग बनाते हैं ना लोग, अपनी जो काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, वैसा ही कुछ। ये मोस्टली वो बंदा था जिसने इस लीजा फोन को बनाया था, और इन वीडियोस में फोन के रिसर्च को लेके ही अपडेट्स थे। इन वीडियोस के बैकग्राउंड में केरला स्टार्टअप मिशन का लोगो था, और ऐसे में क्लीमेंट, एंटनी, तेजस्विनी मिलके केरला स्टार्टअप मिशन के ऑफिस जाते हैं। वहां से इन्हें इस वीडियो वाले लड़के की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसका नाम आदर्श था। आदर्श एक टिपिकल गीक था, और कॉलेज के बाद वो एपी टेक्नोलॉजीज करके अपना एक फर्म बनाया। इसी फर्म का ही प्रोडक्ट था लीजा फोन, जिसपे आदर्श कई सालों तक काम किया था। इनफैक्ट फोन का नाम वो अपनी माँ के नाम पे रखा था, और हाँ, आदर्श के माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। लीजा फोन की खास बात ये थी कि ये फोन सराउंडिंग के एनर्जी से चार्ज होती थी, लाइक एनवायरमेंट में जो एनर्जी है, वाईफाई सिग्नल्स एंड ऑल दैट, यानी कि फोन को किसी चार्जर या पावर बैंक की जरूरत थी ही नहीं। ऐसी बढ़िया टेक्नोलॉजी के कारण आदर्श को एंजल इन्वेस्टर भी मिल गया था, जिसका नाम मिस्टर जयंत गुप्ता था। मिस्टर गुप्ता की टेक्निकल टीम आदर्श के फोन को चेक करी, और उनका कहना था कि फोन का सेल्फी कैमरा बहुत खराब है। ये सुनकर गुप्ता इन्वेस्टमेंट से बैकआउट कर गया, और उसके जो पैसे आदर्श इस्तेमाल किया था वो पे ना कर पाने पे आदर्श को अपने फोन का पूरा डिजाइन गुप्ता को देना पड़ता। आदर्श के पास सिर्फ 21 दिन थे टू मेक अ डिसीजन, यानी कि या तो पैसा पे करो या फिर फोन को ठीक करो, उसके सेल्फी कैमरा को। और इन 21 दिन में आदर्श अपने लिए न्यू इन्वेस्टर भी नहीं ढूंढ पाता है। दरअसल ये सब गुप्ता का गेम था, यानी वही आदर्श के पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टर्स को बैड फीडबैक देके ब्लॉक कर रहा था, और गुप्ता चाहता था कि कैसे भी उसे आदर्श का डिजाइन मिल जाए, जिसे वो बड़े दाम पे मेजर टेलीकम्युनिकेशन बिजनेसेस को बेच सके। इसके बाद
बाद एकदम से खबर आई थी कि आदर्श के लैब में आग लग गई, जिसमें आदर्श समाप्त हो गया। तो आखिर आदर्श के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए क्लेमेंट, एंटनी और तेजस्विनी उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहां का पुलिस ऑफिसर आदर्श के केस को हैंडल किया था। फिलहाल तो स्टेशन में नए पुलिस ऑफिसर आ गए थे, लेकिन वो बताते हैं कि आदर्श के केस को जैकरिया हैंडल किए थे। अब दोस्तों जैकरिया वही बंदा है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में समाप्त होते देखा था। नाउ खत्म होने से पहले आदर्श एक व्हाट्सएप वीडियो अपने यूएस वाले फ्रेंड नवीन को भेजा था, जिससे हमें क्लियर पता चल जाएगा कि आखिर आदर्श के साथ क्या हुआ। तो बेसिकली आदर्श गुस्से में एक रात अपने इन्वेस्टर गुप्ता के घर गया और गुप्ता को समाप्त ही कर दिया। देन आदर्श प्लान किया कि वो अपने फोन के 4 वर्किंग प्रोटोटाइप को लेकर अपने दोस्त नवीन के पास यूएस भाग जाएगा। मतलब इंडिया में तो पुलिस उसे पकड़ेगी ना कत्ल के लिए, तो यूएस बढ़िया था। भागने से पहले आदर्श अपने लैब में आग लगा दिया, लेकिन उसके लैब का जो इलेक्ट्रिक डोर का बटन था वो भी शॉर्ट सर्किट कर गया। मतलब आदर्श कमरे में फंस गया और वो बाहर ही नहीं निकल पाया। इस वजह से खुद की लगाई आग में आदर्श समाप्त हो गया। नाउ आदर्श के जो 4 लीजा फोन्स थे वो फायर रेजिस्टेंट केस में थे और ऐसे में फोन्स नहीं जले। ऑफिसर जैकरिया जब यहाँ आए तो उन्हें ये 4 फोन्स मिले थे। एक फोन वो खुद रख लिए और बाकी के 3 फोन को वो फिलिप को बेच दिए थे। यहाँ फिलिप एक फोन अपने पास रखा एंड देन बाकी 2 फोन को वो ऑनलाइन बेच दिया, जो कि मिला फिरोज एंड तेजस्विनी को। अब यही फोन्स अपने ओनर्स को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि जरूर इन फोन में आदर्श की आत्मा फंस गई है या उसकी नेगेटिव एनर्जी है। आदर्श नहीं चाहता था कि कोई भी उसके फोन को यूज करे, क्योंकि उसे लगता था कि उसका फोन चुराया जा रहा है। उसकी आत्मा बार बार कहती थी कि दिस इज माई फोन। आदर्श की लीजा फोन अपने विक्टिम्स को 21 दिन में ही खत्म करती है, क्योंकि आदर्श को भी 21 दिन का ही अल्टीमेटम मिला था। फिलिप और जैकरिया तो पहले ही समाप्त हो चुके हैं और अब शायद वही हाल फिरोज और तेजस्विनी का भी होगा। ये जान के तेजस्विनी एकदम टूट जाती है और उस रात वो घर के छत पे काफी उदास होती है। बातचीत में उसका फोन वहीं छत पे छूट जाता है और अगली सुबह जब वो फोन चेक करके सेल्फी लेती है तो 12 डेज रिमेनिंग से सीधा 4 डेज बचा था। जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन में तेजस्विनी 12 दिन से 4 दिन पे आ गई थी और ऐसा क्यों हुआ ये तेजस्विनी को समझ ही नहीं आ रहा था। तेजस्विनी ये बात क्लेमेंट को बताती है और क्लेमेंट तो अभी अपनी साइंस की ही बात कर रहे थे और इन रैंडम नंबर्स को कोइंसिडेंस बता रहे थे। क्लेमेंट ये भी सजेस्ट करते हैं कि काउंटडाउन के हिसाब से आज फिरोज की जिंदगी का लास्ट डे है, यानी अगर आज फिरोज वाकई खत्म होता है तो क्लेमेंट भी इस सुपरनैचुरल में मान लेंगे, वरना ये सब बोगस है। ऐसे में तेजस्विनी या क्लेमेंट फिरोज के स्टूडियो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां पहुंचते फिरोज के स्टूडियो में असाधारण गतिविधियां होती है, जिसके एंड में आदर्श की स्पिरिट फिरोज के हेडफोन से उसका गला घोट के उसे समाप्त कर देती है। जब क्लेमेंट और तेजस्विनी यहाँ आते हैं तो वो फिरोज को खत्म पाते हैं और यहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी अपने आप गायब हो गई थी। ये सब देख क्लेमेंट को भी फाइनली एहसास होता है कि यहाँ वाकई कुछ तो सुपरनैचुरल चल रहा है। तेजस्विनी सोचती है कि वो तो अब नहीं ही बचेगी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के घर जाके एक दिन उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। इन शॉर्ट अब तेजस्विनी सिर्फ 2 और दिन जिंदा रहेगी। वहीं क्लेमेंट की बात की जाए तो वो इस सुपरनैचुरल को नेगेटिव एनर्जी से लिंक करते हैं। वो बताते हैं कि आदर्श ये सब फोन की नेगेटिव एनर्जी की मदद से कर पा रहा है और यही नेगेटिव एनर्जी सिग्नल्स की तरह एक्ट करती है। अगर आपको याद हो तो एक रात तेजस्विनी अपने फोन को छत पे छोड़ आई थी और उसके छत पे एक सेल फोन का टावर है, यानी कि जब फोन को इनफ सिग्नल मिला तो एक ही दिन में तेजस्विनी की लाइफ 12 डेज से 4 डेज तक ड्रॉप हो गई। इन शॉर्ट, अगर इस लीजा फोन के सिग्नल्स को ब्लॉक किया जाए और इसे पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड किया जाए तो डेज बढ़ भी सकते हैं। इस बात को टेस्ट करने के लिए क्लेमेंट लीजा फोन को फैराडे केज में रखना चाहते थे। अब जिन्हें फैराडे केज के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये एक सुरक्षित पिंजरा जैसा होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर देता है। इससे जो भी चीज अंदर रखी होगी केज के वो एकदम सेफ रहती है, जैसे कि कार लाइटनिंग स्ट्राइक से आपको बचाती है या माइक्रोवेव ओवन में खाना अंदर ही गर्म होता है। सो यस, फैराडे केज एक ओवन भी हो सकता है जिसके अंदर सिग्नल्स ना आए। बस फिर क्या था, क्लेमेंट फोन को ओवन या माइक्रोवेव में डालते हैं और इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देते हैं ताकि कोई भी सिग्नल अंदर ना जा सके। देन वो फोन को रात भर वहीं पे छोड़ते हैं। अब अगली सुबह फोन की जो नेगेटिव एनर्जी थी अपनी वो एल्यूमिनियम फॉइल को फाड़ के असाधारण गतिविधियां करती है। बट हाँ, फोन रात भर कैद रही थी और इससे एक गुड न्यूज ये आती है कि जब तेजस्विनी सेल्फी लेती है तो डेज टू लिव 2 से 1 होने चाहिए थे, लेकिन वो 2 पे ही स्टक थे। जी हाँ दोस्तों, यानी क्लेमेंट का आइडिया सही था और ऐसे में क्लेमेंट कहते हैं कि माइक्रोवेव वगैरह तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। परमानेंटली फोन की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए इन्हें एक प्रॉपर सिलेंडर जैसा स्ट्रॉन्ग फैराडे केज बनाना पड़ेगा। अब एक दिन में ऐसे केजेस कंपनीज तो नहीं बना सकती, इसीलिए ये लोग एक लोकल लुहार के पास जाते हैं। ये लुहार सिलेंडर वगैरह बनाता था और ब्लैक में बेचता था और उसका कहना था कि 15,000 रुपए के लिए वो ऐसी सिलेंडर शेप बना सकता है सिर्फ एक दिन में। बस फिर क्या था, ये लोग उसे सिलेंडर और शुड भी से फैराडे केज बनाने कह देते हैं। सो यस, फाइनली आखिरी रात आती है जब ये लोग फोन को केज में लॉक करने वाले थे और यही तेजस्विनी की भी आखिरी रात थी। क्लेमेंट, एंटनी, तेजस्विनी यहाँ फोन को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट के एक बॉक्स में रख के कार से लुहार के शॉप पे जाने लगते हैं। लेकिन इस फोन की नेगेटिव एनर्जी इतनी हाई थी कि बॉक्स के अंदर से फोन इनके कार वगैरह पे लाइट पोल गिरा के हमला करती है। कैसे
वैसे भी ये लोग लोहार के शॉप पे पहुंचते हैं, लेकिन अब तक लीजा फोन कार को कंट्रोल करने लग गई थी। जैसे ही तेजस्विनी कार से उतरती है, लीजा फोन कार को कंट्रोल करते हुए तेजस्विनी को धक्का मारने की कोशिश करती है। इस टक्कर से तेजस्विनी बच तो जाती है, लेकिन उसके पांव में चोट जरूर आती है। वहीं कार में बैठा एंटनी तो कोलिजन में बेहोश ही हो जाता है। तेजस्विनी भागते हुए फोन को बनाए हुए फैराडे केज तक ले जाने लगती है, लेकिन फोन की नेगेटिव एनर्जी या आदर्श की स्पिरिट तेजस्विनी को वर्कशॉप में बंद कर देती है और लाइट्स भी कट कर देती है। बाकी सब बाहर फंस जाते हैं और लोहार तो डर के भाग ही निकलता है। यहाँ पे फोन तेजस्विनी पे हमला करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन समहाउ तेजस्विनी बच रही थी। जब ये फोन तेजस्विनी को एक नंगी तार से शॉक करने का सोचता है तो एन मोमेंट पे तार ही छोटी पड़ जाती है। इसी बीच एंटनी को होश आता है और वो क्लेमेंट के साथ मिलकर समहाउ तेजस्विनी को बाहर निकालता है। अब तीनों साथ में उस बनाए हुए फैराडे केज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये फोन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वगैरह करके पास वाले फोन टावर को यहाँ गिरा देती है। फोन टावर के इतने करीब होने से फोन की ताकत या नेगेटिव एनर्जी काफी बढ़ गई थी। तेजस्विनी समहाउ फोन को फैराडे केज तक ले जाती है, लेकिन ये फोन तेजस्विनी पे हमला करके उसके पाम तक में होल कर देता है। वहीं एंटनी बाहर टावर के सर्किट बोर्ड के पास जाता है ताकि वो टावर को ऑफ ही कर सके, मतलब इससे फोन को नेगेटिव सिग्नल एटलीस्ट कम मिलेगी। तेजस्विनी यहाँ जनरेटर ऑन करती है ताकि जैसे ही फोन को केज में रखा जाए मशीन अपने आप घूमने लगे और केज की वेल्डिंग करके उसे सील किया जा सके। एंड मौके पे तेजस्विनी फोन को फैराडे केज में रखती है, देन मशीन घूमता है एंड सिलेंडर या जो ये फैराडे केज था वो सील हो जाता है। वहीं पैरेलल में एंटनी भी टावर के फ्यूज को निकाल देता है, जिससे तेजस्विनी को पानी में पड़े नंगे तार से झटका नहीं लगता। तो यस, एंड में ये लोग समहाउ फोन को इस मजबूत केज के अंदर कैद कर चुके थे। इससे तेजस्विनी की जान बच गई थी और आगे हम तेजस्विनी को अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करते देखते हैं, व्हिच डिपिक्ट्स कि वाकई उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब काम कर गया था। नाउ फिल्म के एंड सीन में हम क्लेमेंट के पीसी को देखते हैं, जिसमें क्लेमेंट लीजा फोन के कंटेंट को कॉपी किए थे। ये पीसी अपने आप चल पड़ता है और पीसी के अंदर लीजा फोन के कंटेंट्स एंड कोड्स वगैरह अपने आप लोड हो जाते हैं। फिर कमांड प्रॉम्प्ट में इंटर करने का कमांड आता है, जिससे लीजा फोन पूरी तरह पीसी में लोड हो जाएगी। पास की एक टेबल लैंप शॉर्ट सर्किट करके एंटर की पे गिरती है। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम जेम्स नाम के किरदार से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है और वो केरला में रहता है। जेम्स एक सिनेमा हॉल में काम करता है और फिलहाल वो अपने फैमिली और अपने विलेज के बाकी सभी लोगों के साथ तमिलनाडु के डिफरेंट चर्चेस घूमकर वापस केरला जा रहा होता है। रास्ते में इनकी बस एक ढाबे पर रुक जाती है, जहाँ खाना खाते वक्त जेम्स काफी इरिटेटेड दिखता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स केरला से था और उसे वहाँ का ही कल्चर, खाना वगैरह पसंद था। तो ऐसे में तमिलनाडु का जो खाना वो खा रहा था वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए वो कंप्लेन भी करने लग जाता है। वो इरिटेटेड होकर कहने लगता है कि खाना बिल्कुल बेस्वाद है, चाय कितनी मीठी है वगैरह वगैरह। तो खाना खा लेने के बाद सभी लोग वापस बस में आ जाते हैं, जिसके बाद बस का ड्राइवर तमिल मूवी सॉन्ग्स प्ले करना शुरू करता है और ये सुनकर जेम्स और भी ज्यादा इरिटेट होता है। जेम्स ड्राइवर के पास जाके बोलता है कि प्लीज तमिल सॉन्ग प्ले करना बंद करो, थोड़े मलयालम सॉन्ग्स भी चला दो। ड्राइवर उसकी बात मान लेता है और थोड़ी देर बाद गाना वगैरह सुनते हुए बस के सभी लोग सो जाते हैं। इस तरह बस आगे बढ़ती रहती है और थोड़ी देर बाद जेम्स की आंख खुलती है। आंख खुलते ही वो ड्राइवर के पास जाता है और तुरंत इस बस को रोकने के लिए कहता है। बस के रुकते हुए बस से उतर जाता है और वो खेत के बीच से होते हुए एक छोटे से गांव की तरफ जाने लगता है और यहाँ कुछ गलियों से होते हुए सीधा एक घर में एंटर करता है। अब घर में एंटर करते ही वो सबसे पहले एक गाय को चारा देता है, फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके घर के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। जेम्स इस ओल्ड लेडी से तमिल में बात करने लगता है और उसे माँ कहकर बुलाता है। वो कहता है कि माँ तुमने काला चश्मा क्यों पहना हुआ है? ओल्ड लेडी उसे कहती है कि अभी अभी उसकी आंखों की ऑपरेशन हुई है, इसलिए डॉक्टर ने उनकी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा दिया है। जेम्स ये बात सुनकर अंदर रूम में जाता है, जहां उसे एक यंग लेडी सोई हुई दिखाई देती है। वो उस लेडी को देखकर उसका नाम को पुकारता है और कहता है कि कुनकुरी, क्या तुम अभी तक सो रही हो? कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद ही चाय बना लेता हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। इसके बाद वो अपने लिए और कुंकू के लिए भी चाय बनाता है और उससे पूछता है कि किचन में खाने पीने का सारा सामान क्यों खत्म है और किसी ने भी उसे बताया क्यों नहीं। वो तुरंत वहां से एक थैला उठाता है और मार्केट से राशन का सामान लेने के लिए यहीं पास ही पड़ी एक बाइक लेकर निकल जाता है। तभी यहाँ घर के दो और मेंबर्स आते हैं जो कि जेम्स को बाइक ले जाते हुए देखते हैं और वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आदमी कौन है और उनसे इस तरह से क्यों बात कर रहा है। आई मीन जेम्स ऐसे बिहेव कर रहा था मानो वो इस परिवार का हिस्सा है, जबकि कोई उसे जानता तक नहीं था ना। क्योंकि जेम्स बाइक लेकर यहाँ से निकल गया था तो घर वालों को लगता है कि ये जरूर कोई चोर होगा और वो लोग उसके पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बस में जेम्स की जो एक्चुअल वाइफ थी और उसका बेटा था वो
बहुत परेशान हो जाते हैं और बस के सभी लोग जेम्स को ढूंढते हुए इस गांव में एंटर कर जाते हैं। यहाँ जेम्स अपनी वाइफ और बेटे के सामने उसी बाइक पर बैठकर ऐसे निकल जाता है जैसे उन दोनों को वो जानता ही ना हो, और ये देखकर जेम्स के गांव वाले उस छोटे से गांव के सभी लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं कुंकू के घर की बात की जाए तो उसे ऐसा फील होने लगता है कि भैया जेम्स उसे जिस तरह से आवाज दे रहा था वो ठीक वैसे ही है जैसे उसका हस्बैंड कल्याण सुंदरम उसे आवाज दिया करता था। एनीवेज यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जेम्स पे आता है जो कि गांव में एक खेत के अंदर जाता है और वहां की फसल चेक करने लगता है, जिसके बाद वो वापस विलेज के अंदर एक मंदिर में जाता है और क्रिश्चियन होने के बाद भी वो इस मंदिर में पूजा करने लगता है एज इफ वो कोई हिंदू प्रीस्ट हो। यहाँ से निकलकर जेम्स एक कम्युनिटी हॉल में जाता है जहाँ काफी सारे आदमी बैठकर बात कर रहे थे और जेम्स इन लोगों से इस तरह से बात करने लगता है मानो वो सभी को जानता हो, लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग तो जेम्स को जान ही नहीं रहे थे और वो लोग बहुत आश्चर्य में भी थे। अब यहाँ सरप्राइजिंग बात ये थी कि भले ही वो लोग जेम्स को ना जानते हो लेकिन जेम्स यहाँ मौजूद सभी लोगों के नाम तक जानता था। अब जेम्स यहाँ से एक चाय की टपरी पे जाता है जहाँ वो एक चाय ऑर्डर करता है। अब यहाँ एज एन ऑडियंस हम एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर पहले जेम्स जो कि तमिलनाडु की मीठी चाय से इरिटेट हो रहा था वो यहाँ चाय में खुद ही बहुत ज्यादा शक्कर डालता है और एकदम मजे से पीने लगता है। अब चाय पीने के बाद जेम्स गांव के अंदर जाता है जहां वो कुछ लोगों के साथ तमिल गाने पे डांस करने लगता है और ये वही गाने जो थोड़ी देर पहले बस में बज रहे थे जिन्हें सुनकर जेम्स इरिटेट हुआ था। एनीवेज दूसरी तरफ कुंकू की बेटी स्कूल से घर आती है जहां वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपनी माँ को बहुत डांटती है क्योंकि कोई एक अनजान आदमी आज सुबह उनके घर आकर उनकी बाइक उठाकर ले गया और वो सब देखते रह गए। नाउ कमिंग बैक टू जेम्स, शाम होने पर जेम्स एक दारू के अड्डे पे जाता है और वहां काफी दारू पीकर तमिल सॉन्ग्स पे डांस करने लगता है और साथ ही साथ तमिल मूवी के डायलॉग्स भी बोलने लगता है। रात होने पर वो राशन का सारा सामान लेकर घर वापस आता है और घर के बूढ़े आदमी से बोलता है कि मैं सारा सामान ले आया हूँ, अगली बार से सामान खत्म होने पर मुझे सही टाइम से बता देना ताकि मैं राशन टाइम पे ले आऊं। तभी जेम्स के गांव वाले यहाँ आ जाते हैं और जेम्स की वाइफ उससे कहती है कि आप तमिल लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे आप हमें जानते ही नहीं। बाकी लोग भी जेम्स को जल्दी से वापस चलने के लिए कहते हैं क्योंकि उन सबको केरला जाना था। यहाँ कुंकू के गाँव वाले भी जेम्स पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम सुबह से गाँव में ऐसे क्यों घूम रहे हो जैसे तुम यहीं के रहने वाले हो, क्या तुम इस गांव में किसी चोरी के इरादे से आए हो। ये सब सुनकर जेम्स बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कौन कहता है कि मैं इस गांव से नहीं हूं, मैं कल्याण सुंदरम इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव में पला बढ़ा हूं और यही मेरे दादा परदादा भी जन्मे थे और अब अगर किसी ने भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर जेम्स की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है पर वहां कुंकू की फैमिली काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि जिस कल्याण सुंदरम का नाम जेम्स ने अभी लिया था वो और कोई नहीं बल्कि कुंकू का पति था। यहाँ में पता चलता है कि लगभग 2 साल पहले कल्याण सुंदरम इस गांव से किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आया, जिसके बाद गांव वाले ने कल्याण सुंदरम को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज अचानक ही जेम्स इस गांव में एंटर कर गया है और ऐसे बिहेव करने लग गया है एज इफ वो कल्याण सुंदरम हो। ये सभी बातें सुनकर एक ओल्ड आदमी जेम्स की वाइफ और उस गांव वालों को कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जेम्स को आज रात यही रहने दें और सुबह होने तक का वेट करें, हो सकता है सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए ना। वहीं हम देखते हैं कि जेम्स जो कि अब अपने आप को कल्याण सुंदरम बता रहा था वो कल्याण सुंदरम की माँ की गोद में जाके सर रखकर सो जाता है और सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अब सुबह जेम्स सबसे पहले जल्दी उठता है, देन अपने गाय का दूध निकालता है, फिर इसे बेचने के लिए निकल पड़ता है लेकिन कोई भी उससे दूध नहीं खरीद रहा था क्योंकि सभी का कहना था कि उनके यहाँ कोई और दूध बेचने आता है। ये सुनकर जेम्स बहुत परेशान हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है कि कल तक तो सभी लोग मुझसे ही दूध खरीद रहे थे, आज इन्हें क्या हो गया है। इसके बाद जेम्स पोस्ट ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अब जेम्स के सिचुएशन को देखकर जेम्स के गांव वाले समझ गए थे कि भैया अभी तक ये बंदा ठीक हुआ नहीं है। ऐसे में जेम्स के गांव वाले सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जेम्स के खाने में बेहोशी की दवा मिला देनी चाहिए जिसके बाद वो बेहोश हो जाएगा और लोग उसे अपने साथ अपने गांव ले जाएंगे। वहीं जेम्स की बात की जाए तो वो पोस्ट ऑफिस पहुंच चुका था और यहाँ वो पैसे निकालने के लिए फॉर्म पे साइन करता है और उसे फिल करके अकाउंटेंट को देता है। नाउ अकाउंटेंट फॉर्म देखता है जिसपे कल्याण सुंदरम के सिग्नेचर थे जो कि एग्जैक्ट मैच हो रहे थे लेकिन जेम्स और कल्याण सुंदरम की शक्ल मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए वो जेम्स को पैसे देने से मना कर देता है। जेम्स यहाँ अकाउंटेंट से लड़ने लगता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब इन घटनाओं से जेम्स काफी परेशान होने लग गया था और वो यही सोच रहा था कि लोग उसे पहचान क्यों नहीं रहे। रास्ते में जेम्स को एक मंदिर बनता हुआ दिखता है जिसे देखकर वो बहुत पजल्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि कल तक तो यहाँ कोई मंदिर नहीं था, अचानक ये मंदिर कहाँ से आ गया। और वो अपने चेहरे पे हाथ रखता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई है, इसीलिए वो शेव कराने के लिए एक सलून पे जाता है और वहां बार्बर से कहता है कि अपने अंकल को बुलाओ क्योंकि मैं उन्हीं से शेव करवाता हूँ। ये बात सुनकर बार्बर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जेम्स को बताता है कि मेरे अंकल को मरे हुए आज पूरे 6 महीने हो गए। ऐसा कहते हुए वो सामने लगे एक फोटो की तरफ इशारा करता है। जेम्स सामने लगी उस फोटो को देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस ओल्ड मैन की
की फोटो पर जो डेट मेंशन था उसमें ईयर 2011 लिखा था, जबकि जेम्स के हिसाब से अभी तो ईयर 2009 चल रहा था। जेम्स की नजर सामने रखे मिरर पे जाती है जहां वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है और वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। जेम्स को लग रहा था कि वो तो कल्याण सुंदरम है, तो ऐसे में उसका चेहरा कैसे बदल गया। इसके बाद वो मायूस होकर अपने घर आता है और सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खाता है और खाना खाते हुए बहुत रोने लगता है। खाना खाने के बाद वो कल्याण सुंदरम की माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि समय पर दवाई जरूर खाना ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ओल्ड लेडी कहती है कि गांव वालों ने उनसे कहा है कि उनका बेटा कल्याण वापस आ गया है, भगवान करे कि मेरी आंखें जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ये सुनकर जेम्स बहुत उदास हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि हाँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगी। इतना कहकर वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और एज एन ऑडियंस यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि भले ही जेम्स घर से बाहर चला गया था, लेकिन उसकी शैडो अभी भी एक दीवार पे फ्रीज हो गई थी। घर से निकलने के बाद जेम्स अचानक ही नींद से उठ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो किसी दूसरे गांव में है और उसके कपड़े वगैरह भी बदले हुए हैं। वो सामने खड़ी अपनी वाइफ अपने बेटे को पहचान लेता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग इस गांव में क्या कर रहे हो। और ये देखकर दोनों गांव के लोग समझ जाते हैं कि जेम्स वापस ठीक हो गया है, यानी वापस से वो जेम्स बन गया है, कल्याण सुंदरम नहीं रहा। इसके बाद जेम्स अपनी फैमिली अपने गांव वालों के साथ वापस केरला के लिए निकल पड़ता है। फिल्म के एंड में हम सभी को बस में बैठा हुआ देखते हैं, जिसके बाद बस चल पड़ती है और इस गांव का एक कुत्ता उस बस के पीछे भागने लगता है। तो सीरीज की कहानी 1980 में शुरू होती है, जहां विराट पालम गांव में एक शादी हो रही होती है। इस शादी में दुल्हन का नाम दुर्गा था और दुल्हन की ब्राइड्समेट भ्रमरंबा थी, जो कि इस गांव के प्रेसिडेंट की बेटी भी थी। भ्रमरंबा हर किसी की शादी में ब्राइड जैसा ड्रेस करके जबरदस्ती ब्राइड्समेट बन जाया करती थी। गाँव की एक एल्डर लेडी दुर्गा को तिलक वगैरह लगाती है, लेकिन जैसे ही दुर्गा मंडप पे शादी करने बैठती है, उसे खून की उल्टी आ जाती है, जिससे वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ से कहानी तकरीबन 10 साल आगे आती है, जब मीना नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ इसी गांव में आती है। मीना एक पुलिस कांस्टेबल थी, जिसका अभी अभी विराट पालम गांव में ट्रांसफर हुआ था। मीना का हर 6 महीने पे ट्रांसफर होता रहता था, क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार पुलिस वुमेन थी। साथ ही उस पुराने टाइम पे लेडी का पुलिस में होना कहीं न कहीं रेयर था। अब मीना जब विराट पालम पहुंचती है तो वहाँ के सभी लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। मीना ये सब इग्नोर करती है और अपने रेंटेड घर में सेटल हो जाती है। अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन ज्वाइनिंग के लिए जाती है और स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर यानी SI तुरंत ही मीना को एक केस असाइन कर देते हैं। दरअसल गांव के प्रेसिडेंट का बेटा चिन्ना बाबू पुलिस स्टेशन फोन करके बताया है कि उसके घर से एक पुश्तैनी गोल्ड वॉच चोरी हो गई है। इसी सिलसिले में तहकीकात करने मीना को प्रेसिडेंट के घर जाना था और यहाँ SI किट्टू नामक बंदे को मीना के साथ जाने को कहता है इन ऑर्डर टू हेल्प हर। किट्टू पुलिस स्टेशन के बाहर ही चाय बेचता था और हमें बताया जाता है कि किट्टू पहले छोटी मोटी चोरी करता था, लेकिन फिर पुलिस वाले उसको चाय की दुकान खोल के दे दिए तो वो चाय बेचता है और पुलिस की मदद भी करता है। खैर, किट्टू और मीना प्रेसिडेंट के घर जाते हैं, जहाँ चिन्ना बाबू इनसे ठीक से पेश नहीं आता। सबका शक था कि घर के 3 नौकर ही गोल्ड वॉच चुराए होंगे, लेकिन मीना यहाँ चिन्ना बाबू की बहन यानी प्रेसिडेंट की बेटी भ्रमरंबा से पूछताछ करने उसके कमरे में भी चली जाती है। इससे भ्रमरंबा काफी गुस्सा होती है और चिन्ना बाबू भी मीना पे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन फिर एकदम से भ्रमरंबा कहती है कि वॉच वही उठाई है क्योंकि उसके पिता जो कि प्रेसिडेंट है वो इस घर पे ध्यान नहीं देते और इस घर को लीड करने लायक नहीं है। देखा जाए तो अब तो ये एक फैमिली मैटर हो गया, जिसके कारण मीना यहाँ से चली जाती है। लेकिन इस सीन से एक बात क्लियर थी कि भ्रमरंबा को अपने पिता से कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ हम भ्रमरंबा को VCR वाला कैसेट लगा के किसी की शादी की वीडियो देखते भी पाते हैं। खैर, आगे मीना को पता चलता है कि आखिर क्यों लोग उसे घूर रहे थे जब वो गांव में आई थी। दरअसल इस गांव में पिछले 10 साल में जो भी शादी हुई है, उस शादी के ठीक बाद दुल्हन खत्म हो जाती है। ये सिलसिला 1980 में शुरू हुआ था, जब पहली ब्राइड दुर्गा खत्म हुई थी, वही दुर्गा जिसे हम पहले सीन में देख पाए थे। इनफैक्ट दुर्गा और कोई नहीं बल्कि किट्टू की बहन थी। तब से गांव में 7 और शादियां हुई और हर शादी का हस्र वही हुआ, यानी दुल्हन शादी के दिन ही खून की उल्टी करके समाप्त हो गई। इसी वजह से अब गांव में शादी होती ही नहीं है और जिसे भी शादी करना होता है वो गांव छोड़ के चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अब क्योंकि मीना अनमैरिड है तो एक अनमैरिड लड़की को गांव में आता देख सभी आश्चर्य में थे, क्योंकि यूजुअली यहाँ की जो अनमैरिड लड़कियां होती है वो यहाँ से भागती है, ना कि यहाँ आती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जब मीना यहाँ आई थी तो गाँव वाले उसे घूर घूर के देख रहे थे। अब क्योंकि गाँव वालों का मानना था कि इनका गांव शापित है तो कई लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के जमींदार नरसैया को हुआ। नरसैया जाने वाले लोगों की जमीन बहुत सस्ते में खरीद कर अब बहुत अमीर एंड पावरफुल हो चुका है। इनफैक्ट फिलहाल वो अपने यहाँ काम करने वाले एक आदमी रंगा से भी कहता रहता है कि अपना घर मुझे बेच दो और तुम्हारी उम्र तो 36 साल हो गई है तो गाँव से बाहर जाके शादी कर लो। अब रंगा अपना घर नहीं बेचना चाहता और वो गाँव की एक प्रोस्टिट्यूट मल्ली के पास अक्सर जाता है। एक दिन रंगा काफी पी
लेता है और मल्ली से कहने लगता है कि वो मल्ली से ही शादी कर लेगा। मल्ली को पता था कि गांव में शादी हुई तो उसकी जान खतरे में आ सकती है, लेकिन फिर मल्ली सोचती है कि उससे कौन ही शादी करेगा, इसीलिए वो रंगा के प्रस्ताव पे हाँ कह देती है और ये दोनों उसी वक्त गांव के मंदिर में जाके पुजारी से इनकी शादी करवाने को कहते हैं। उस दिन मंदिर में मीना, उसकी माँ, प्रेसिडेंट, नरसैया सब थे और गांव के सभी लोग इस शादी से इनकार करते हैं। लेकिन मीना का कहना था कि 2 एडल्ट शादी करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और रही बात दुल्हन के खत्म होने की तो वो सब सिर्फ अंधविश्वास है। अंततः रंगा और मल्ली वहीं पे शादी कर लेते हैं। अब शादी की रात रंगा पी के सो चुका था और मल्ली को प्यास लगती है, लेकिन घर में पानी नहीं था। वो पानी मांगने दूसरों के घर पे जाती है, लेकिन कोई मल्ली को पानी नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक तो मल्ली की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी और दूसरा सबको ये डर था कि क्योंकि मल्ली के ऊपर शाप अब तक आ चुका होगा तो अगर ये मल्ली को टच करेंगे, उसे हेल्प करेंगे तो शायद उन पे भी शाप आ जाएगा। अब ऐसे में भागते हुए मल्ली फाइनली मीना के घर पे आ जाती है, जहां मीना की मां ना सिर्फ उसे पानी देती है बल्कि एक नई साड़ी भी देती है। अब अगली सुबह मल्ली नहा धो के रेडी होती है और तब रंगा सो के उठता है। इस पॉइंट पे रंगा को रियलाइज होता है कि वो इस गांव के अंदर शादी कर लिया है और इससे शायद मल्ली ना बचे। मतलब कल तो वो नशे में था, लेकिन आज उसका दिमाग खुला, इसीलिए वो अपना और मल्ली का सामान बांधकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन बीच सड़क पे गांव के बीचों बीच मल्ली उल्टी करती है और खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये देख के सभी शॉक में थे और मीना वहाँ सभी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। अल्टीमेटली मल्ली के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए गांव के बाहर ले जाया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिचुअल। अब इस पॉइंट पे मीना इन कत्लों को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन एसआई का कहना था कि जब कोई केस ही नहीं कर रहा तो इन्वेस्टिगेशन किस बात की। एक पुलिस वाला मीना को बताता है कि एक औरत दूसरे गांव में शादी करके बच्चे की डिलीवरी के लिए इस गांव में आई थी, लेकिन फिर उसका बच्चा होने के बाद उस औरत का भी वही हश्र हुआ था। इन शॉर्ट, ना तो गांव में शादी हो सकती है, ना ही कोई बच्चा कर सकता है, क्योंकि इन आइदर केस दुल्हन या माँ समाप्त हो जाएगी। खैर आगे कहानी में एक अजीब ट्विस्ट आता है कि गांव के प्रेसिडेंट मीना के घर पे आके अपने बेटे की शादी मीना से करवाने का प्रस्ताव रखते हैं। प्रेसिडेंट को मीना की करेजियस एटीट्यूड काफी पसंद आई थी, इसलिए वो अपने बेटे चिन्ना बाबू की शादी मीना से करवाना चाहता था। मीना की माँ इसके लिए तुरंत मना करती है, क्योंकि गांव में शादी होने पे दुल्हन खत्म हो जाती है, लेकिन समहाउ मीना इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दरअसल मीना को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, रादर वो इस शादी की आड़ में ये टेस्ट करना चाहती थी कि क्या वो भी खत्म होगी, और अगर वो बच जाती है तो वो खुद केस करके इस पे छानबीन शुरू कर सकती है। इनफैक्ट मीना यहाँ किट्टू से कह देती है कि किट्टू उसके लिए एक ऐसी दवा की व्यवस्था कर दे जो कि इन जनरल जहर को काट देता है, ताकि अगर मीना शादी के दिन पे उल्टी करने लगे तो उसे वो दवा दी जा सके। सो फाइनली मीना के शादी की प्रिपरेशन शुरू होती है और विलेज की जो एल्डर लेडी थी वो मीना से कहती है कि क्यों ना मीना गांव से बाहर जाके शहर में शादी कर ले, क्योंकि यहाँ रिस्क है। लेकिन मीना का कहना था कि वो इस सब कर्ज में नहीं मानती। मीना शादी से पहले वाले रिचुअल शुरू करती है, जैसे कि गौड़ी पूजा, देन पॉन्ड से पानी लाना, पानी के मटके को लेके घर तक जाना, उस पानी में शादी से पहले नहाना एंड ऑल दैट। हैरानी की बात यह थी कि शादी तक मीना को कुछ खाना पीना भी नहीं था, यानी मीना को कोई खिला पिला के तो पॉइजन नहीं कर सकता। अब शादी के दिन चिन्ना बाबू की बहन भ्रमरंबा थोड़ा सीन क्रिएट करती है कि उसके माँ के गहने मीना को नहीं मिलने चाहिए, लेकिन इस दौरान शादी से पहले ही मीना उल्टी करना शुरू करती है और तुरंत ही किट्टू मीना को जहर का काट पिला देता है। इसे पीने से मीना थोड़ी स्टेबल होती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि भले दवा करेक्ट नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट उससे मीना की जान बच गई है एंड शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ एज प्लान्ड बाय मीना। रिकवर करने के बाद मीना सीधा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करती है कि कोई उसे मारने की कोशिश किया है। मीना यहाँ अपना ब्लड रिपोर्ट और मल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी लेकर आई थी, जिसमें क्लियर था कि इनके शरीर में एक खास तरह का जहर था जो कि बहुत रेयर है और इस जहर को लैब में ही बनाया जाता है। सो यस, फाइनली केस ओपन हो चुका था और मीना अब ऑफिशियली इस केस पे काम कर सकती थी। मीना किट्टू से मिलकर डिस्कस करती है कि कैसे वो शादी से पहले कुछ खाई पी नहीं थी, एक्सेप्ट गौरी पूजा के वक्त वो थोड़ा जल ग्रहण की थी। मतलब ये रिचुअल था और ये जल उसे भ्रमरंबा दी थी एंड इट्स पॉसिबल कि भ्रमरंबा ही जल में जहर मिलाकर उसे दी होगी। ऐसे में उस रात मीना और किट्टू चुपचाप प्रेसिडेंट के घर में भ्रमरंबा के कमरे में छानबीन करने जाते हैं और वहां मीना को वीसीआर कैसेट टेप मिलता है, वही टेप जिसे भ्रमरंबा हमेशा देखती है। सरप्राइजिंगली इस टेप में भ्रमरंबा के शादी की फुटेज थी, जबकि भ्रमरंबा की शादी तो हुई ही नहीं है। अब इससे पहले ये लोग कुछ सोचते, कमरे में भ्रमरंबा और उसका भाई चिन्ना बाबू आ जाता है, जो कि इन दोनों पे चिल्लाना शुरू करता है। मीना तुरंत कहती है कि उसे भ्रमरंबा पे शक है कि वही गांव की लड़कियों को जहर दे रही है, और ये सुन के भ्रमरंबा मीना से कहती है कि गौरी पूजा के वक्त जल मुझे तुम्हारी ही माँ ने दिया था, तो उनसे जाके पूछो कि जल में क्या मिला हुआ था। इस बहस से ये भी क्लियर था कि मीना अब चिन्ना बाबू से शादी
शादी तो कभी नहीं करने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं मीना प्रेसिडेंट की फैमिली की इज्जत को उछाल दी थी। खैर इसके बाद मीना अपनी माँ से कंफर्म करती है कि क्या वही जल मिलाई थी, और मीना की माँ हामी भरती है, यानी कि जल के अंदर कुछ था नहीं, एंड दिस मीन्स कि वाकई भ्रमरंबा मीना को जहर नहीं दी थी। अब उस दिन प्रेसिडेंट खुद मीना से मिलने आते हैं, ये कहते हुए कि कैसे मीना उनके परिवार को डिसऑनर की है। यहाँ मीना प्रेसिडेंट से क्लियरली पूछ लेती है कि आखिर भ्रमरंबा की शादी हुई है या नहीं। प्रेसिडेंट बताते हैं कि भ्रमरंबा किसी सुरेंद्र नामक लड़के से प्यार करती थी, जो कि इनकी जाति का नहीं था। ऐसे में प्रेसिडेंट शादी के दिन सुरेंद्र को डरा धमका के गांव से भगा दिए, और भ्रमरंबा मंडप पे उसका इंतजार करती रह गई। वीसीआर टेप वाली फुटेज भ्रमरंबा के मंडप पे इंतजार करने वाली है, ना कि उसकी शादी की, क्योंकि उसकी शादी तो हुई ही नहीं। और उसी टेप को देख के भ्रमरंबा आज तक सुरेंद्र को याद करती है। भ्रमरंबा आज तक शादी भी नहीं की, और तब जाके प्रेसिडेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ। बट दिस इज टू लेट, क्योंकि प्रेसिडेंट के कई बार ढूंढने के बाद भी उन्हें सुरेंद्र कहीं नहीं मिला। सो यस, दिस इज भ्रमरंबा स्टोरीज, और क्यों वो अपने पिता यानी प्रेसिडेंट से नफरत करती है। वैसे प्रेसिडेंट यहाँ एक बात बहुत क्लियर करते हैं कि भ्रमरंबा कभी किसी को खत्म नहीं कर सकती। खैर इसके बाद मीना पुलिस स्टेशन जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका ट्रांसफर लेटर आ चुका है। दिस वाज शॉकिंग, क्योंकि मीना को यहाँ आए सिर्फ 1 महीना हुआ था, और ऐसे में मीना हेड ऑफिस जाती है टू आस्क अबाउट हर ट्रांसफर। वहाँ मीना के अंकल उससे मिलते हैं, जिनका हेड ऑफिस में अच्छा खासा जान पहचान था, और वो पता करके बताते हैं कि मीना का ट्रांसफर नरसैया करवाया है। जी हाँ दोस्तों, जमींदार नरसैया का ये किया धरा था, और इसका मतलब ये कि नरसैया शायद इन कत्लों के पीछे है। मीना तुरंत किट्टू को ये सब बताती है। किट्टू भी फौरन नरसैया के जीप पे जाकर उसकी झूठी तारीफ करता है, और वो बातों बातों में ये बात निकलवा लेता है कि मल्ली के खत्म होने के 1 दिन पहले नरसैया शहर गया था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जहर विक्टिम्स को दिया जा रहा था वो शहर के लैब में ही बनाया जा सकता था, और इसी जहर को लाने नरसैया टाउन गया होगा ताकि वो मल्ली को खत्म कर सके। ऐसे भी इस कर्ज का सबसे ज्यादा फायदा नरसैया को ही हुआ है, जहां वो गांव से जाने वाले लोगों की जमीन को काफी सस्ते में खरीद लेता है। बस फिर क्या था, उस रात मीना और किट्टू मिलकर नरसैया के गोडाउन पे जाते हैं, जहां उन्हें कार्टून्स में वाकई जहर मिल जाता है। इनफैक्ट उन्हें वहां रंगा भी मिलता है, जिसे नरसैया और उसके आदमी पीट रहे थे ताकि रंगा अपना घर उन्हें बेच दे। रंगा के स्ट्रीट की सारी जमीन नरसैया खरीद चुका था, और वो स्ट्रीट को अपना नाम देना चाहता था, इसीलिए उसे डेस्परेटली रंगा का भी घर चाहिए था, क्योंकि वो आखिरी घर बचा था। जो भी हो, मीना को काफी एविडेंस मिल चुका था, और ऐसे में अगले दिन वो नरसैया को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाती है। लेकिन यहाँ पासा पूरी तरह पलट जाता है। सबसे पहले रंगा आज पलट जाता है, सेइंग कि उसे नरसैया नहीं मारा पीटा है। मतलब नरसैया रंगा को कुछ पैसे वगैरह दिया होगा, या फिर डराया धमकाया होगा, जिस वजह से रंगा अब गवाही नहीं दे रहा। देन जो जहर मीना लेके आई थी वो एक्चुअली में कीड़े मकोड़े को मारने वाला जहर था, ना कि इंसान को, और इस जहर से इंसान खत्म भी नहीं हो सकते। इन शॉर्ट, नरसैया भले ईविल जमींदार था जिसने गांव के कर्ज का फायदा उठाया है, लेकिन वो खुद शादी करने वाली लड़कियों को खत्म नहीं कर रहा। अल्टीमेटली मीना नरसैया को ना चाहते हुए भी रिहा कर देती है। अब क्योंकि मीना नरसैया को डायरेक्टली सबके सामने अरेस्ट की थी, तो बदले में नरसैया उस घर को खरीद लेता है जिसमें मीना रह रही थी ऑन रेंट, एंड देन वो मीना को घर से निकाल फेंकता है। मीना की माँ भी अब उससे बहुत ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि मीना रेकलेसली गांव में सभी से दुश्मनी ले रही थी। इसी सब के बीच मीना अपने अंकल को फोन करती है और उनसे सुरेंद्र को ढूंढने कहती है, ताकि वो सुरेंद्र और भ्रमरंबा को वापस मिलवा सके। इसी सब के दौरान मीना पोस्ट ऑफिस जाती है, जहां पोस्ट मास्टर हर कॉल, चिट्ठी या मनी ऑर्डर की रिकॉर्ड रखते थे। मीना तुरंत उन डेट्स का पता लगाती है जिन पे गांव में शादियां हुई थी, मतलब वो शादियां जिसके बाद दुल्हन खत्म हुई, और फिर इन्हीं डेट्स के 1-2 दिन आगे पीछे के पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड्स को चेक करती है। मतलब इन रिकॉर्ड्स में कहीं कोई रिपीटेड कॉल्स या पोस्ट तो ना आया है। अब मीना को यहाँ एक फोन नंबर मिलता है जिसपे इन्हीं डेट्स के आसपास बार बार कॉल हुआ था, और जब मीना इस नंबर पे कॉल लगाती है तो ये जगह KLM केमिकल फैक्ट्री निकलती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कातिल कॉल करके पोस्ट से जहर मंगवाता है फ्रॉम KLM केमिकल फैक्ट्री। अब इसके बाद मीना को सुरेंद्र का पता लगता है, और वो सुरेंद्र को गांव बुला के भ्रमरंबा से मिलवा देती है। इससे प्रेसिडेंट के घर में सभी खुश होते हैं, और मीना कहती है कि भ्रमरंबा और सुरेंद्र की शादी इसी गांव में होगी, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि कातिल कौन है। वो कातिल को शादी के टाइम पे ही पकड़ेगी। बस फिर क्या था, भ्रमरंबा के शादी के रिचुअल्स शुरू होते हैं, और मीना मेक श्योर करती है कि भ्रमरंबा ना कुछ खाएगी ना ही कुछ पिएगी। वहीं दूसरी तरफ किट्टू KLM केमिकल फैक्ट्री जाके किसी रमना को ढूंढता है, और रमना किट्टू को देखते भागता है। इनके बीच थोड़ी हाथापाई होती है, जिसके एंड में रमना किट्टू को ओवरपावर कर देता है। ऑल्दो रमना यहाँ किट्टू को खत्म नहीं करता, बल्कि भाग जाता है। ऐसे में किट्टू भी भाग के शादी वाली जगह पे आता है, जहाँ वो फिर से रमना को ऊपर वाली छत पे देखता है। किट्टू भाग के रमना को पकड़ लेता है और उसे मारते पीटते सबके सामने लाता है। किट्टू कहने लगता है कि ये रमना ही जहर बनाता है और लड़कियों को खत्म करता है, लेकिन तभी मीना कहती है कि रमना बस जहर बनाता है, लेकिन जहर देने का काम उसका नहीं है। ये काम रमना की माँ करती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस गांव की एल्डर लेडी है। जी हाँ दोस्तों, वही एल्डर लेडी जिसे हमने दुर्गा की शादी में देखा था, और जो अक्सर हर इवेंट के आसपास होती है। बट द क्वेश्चन इज कि वो एल्डर लेडी
ऐसा क्यों कर रही थी। दरअसल 10 साल से पहले गांव में कोई भी शादी एल्डर लेडी के आशीर्वाद और इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं होती थी। वो सभी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती थी, सबके घर जाती थी और कई बार अगर बच्चा घर में होता है तो बच्चे को भी ब्लेसिंग्स देने आती थी। लेकिन फिर एक दिन एल्डर लेडी के हस्बैंड एक बस एक्सीडेंट में समाप्त हो गए। एल्डर लेडी विधवा हो गई और तब से गांव में सभी उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करने लगे, मानो वो किसी तरह का अपशकुन लेके आती है। एल्डर लेडी अपनी मेड की बेटी की शादी में गई तो वो भी एल्डर लेडी के गिफ्ट को फेंक दी और उन्हें दुत्कारने लगी, सेइंग कि अपनी शादी के दिन वो विधवा का शक्ल नहीं देखना चाहती। इस सबसे एल्डर लेडी बहुत परेशान हुई, उन्हें बहुत दुख हुआ और ऐसे में वो पूरे गांव से बदला लेने का सोची। उनका बेटा रमना उन्हें ये खास जहर दिया जिसको एल्डर लेडी पॉन्ड से लाए गए पानी के घड़े में मिला देती थी। जी हाँ दोस्तों, जब ब्राइड इस जहरीले पानी से नहाती थी एज पार्ट ऑफ रिचुअल तो इसीलिए वो ब्राइड समाप्त हो जाती थी और यहाँ मीना भ्रमरंबा को नहाने से रोक भी दी थी। अब एल्डर लेडी का कहना था कि कोई उसे शादी वाले घर में घुसने नहीं देता था, इसलिए वो शादी वाले घर को मातम वाला घर में तब्दील कर देती थी जहां उन्हें बुलाया जाता था। रमना KLM केमिकल्स में काम करने लगा और वहां से जहर बना के अपनी माँ को तब भेजता जब उसकी माँ उसे फोन करके बताती कि गांव में फिर से शादी होने वाली है। सो फाइनली गांव के लोगों को सब पता चल चुका था और सभी यहाँ एल्डर लेडी पे चिल्लाते हैं। लेकिन मीना यहाँ एक और चीज पॉइंट आउट करती है। वो कहती है कि इस गांव में हमेशा देवी की पूजा होती है, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि गांव की औरतों की आइडेंटिटी सिर्फ उनके पति से जुड़ी है। मतलब अगर किसी औरत का पति खत्म हो गया तो उस औरत की कोई इज्जत नहीं रह जाती। इनफैक्ट कोई भी उस औरत को सोशल इवेंट्स में इंक्लूड भी नहीं करता, जो कि गलत है। मीना का कहना था कि भले एल्डर लेडी कातिल है लेकिन उसे ऐसा गांव वालों की हरकतों ने बनाया है। तभी एल्डर लेडी एकदम से अपना ही जहर निगल लेती है जिससे वो भी समाप्त हो जाती है।